हमारी कहानी शुरू होती है एक भीड़ भाड़ वाले कैओस के बीच। हंटर किम जुन वू को रिपोर्टर्स ने घेर रखा है और वो पूछते हैं कि दुनिया का पहला एसएस रैंक हंटर बनने का कैसा एहसास है। 1 साल के अंदर ये कामयाबी हासिल की उसने, और अब ये डंजन इतना टफ है कि सब हंटर्स की नजर उस पे है। किम के लिए ये लंबा टाइम बाद एक बड़ा ऑपरेशन था। भले ही उसने इस बारे में कुछ न बोला, पर डंजन के एंट्रेंस पे रिपोर्टर्स ने उसको घेर लिया और ये मौका वो मिस नहीं करना चाहते थे। तो हमारा हीरो रिपोर्टर से माफी मांगता है, बोलता है अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि उसका फोकस बस डंजन क्लियर करने पे है। रिपोर्टर्स की रिएक्शन से लगता है उन्हें ऐसा जवाब एक्सपेक्ट था, पर उन्हें यह भी चाहिए था कि किम की आवाज टीवी पे जाए। तो हीरो सोचता है आज उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट दे देता है। फिर डंजन में जाने से पहले वो कहता है एक बात तो पक्की है, उसकी टीम हमेशा सिविलियंस की सेफ्टी पहले रखती है और ये बात कभी नहीं बदलेगी, चाहे कुछ भी हो। रिपोर्टर्स बोलते हैं अरे नंबर 1 हंटर से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, किम जुन वो अलग ही है, कंट्रोवर्शियल हो या ना हो वो बेस्ट हंटर तो है। पर तभी कोई रिपोर्टर चिल्लाता है जैनिटर वाले असॉल्ट इंसिडेंट के बारे में क्या बोलना है। किम पलट के देखता है ये कौन बोल रहा है। वो शख्स बोलता है कि सुना है किम ने एक डंजन क्लीनिंग वाले वर्कर को दीवार पे पटक दिया था। किम तुरंत पूछता है ये क्या बोल रहे हो। वो आदमी उस पर इल्जाम लगाता है कि वो बेवकूफ बन रहा है, पर उसके पास सॉलिड इन्फो है। कहता है वो उस वर्कर का क्लोज दोस्त है। टॉन्ट मारते हुए बोलता है वाह, दुनिया का नंबर 1 हंटर सच में अलग है, अपने बाप की उम्र के आदमी को पीट सकता है और एक भी आर्टिकल नहीं छपता। बाकी रिपोर्टर शॉक्ड है, समझ रहे हैं ये एक बड़ा स्कूप है। किम भी थोड़ा शॉक में है, पर फिर भी अपना मिशन कंटिन्यू करता है और बाकी सबको बाहर छोड़ देता है। पर उसका गुस्सा उसके चेहरे पे साफ दिख रहा है, जिससे उसकी टीम भी थोड़ी टेंस हो जाती है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में सुपरनैचुरल डायमेंशन मैनेजमेंट एसोसिएशन, या यूं कहते हैं एसोसिएशन, एक ऐसी बॉडी है जो कंट्री और उसके सिविलियंस को डंजन्स और उनके अंदर के मॉन्स्टर्स से बचाती है। इसने सुपरनैचुरल एबिलिटीज वाले टैलेंटेड लोगों को जमा किया और 4 टीम्स बनाई। इनमें से ऑपरेशंस टीम मॉन्स्टर्स से सीधा डील करती है, मतलब ये हंटर्स हैं। इनमें से ऑपरेशंस टीम 1 को एक रोशनी माना जाता है। उनका डंजन सक्सेस रेट है 100%। टीम का हर मेंबर कंट्री में हाई रैंक पे है और टीम लीडर है किम जुन वू। पर ये नया रूमर अब हर न्यूज़ पोर्टल पे फैल रहा है और किम इससे बुरी तरह इरिटेट हो चुका है। उसका असिस्टेंट पूछता है क्या प्रॉब्लम है। किम बोलता है तुम्हें सच में नहीं पता, और कहता है उसने तो कहा था ये इंसिडेंट लीक ना होने दे। असिस्टेंट बोलती है उसने कुछ लीक नहीं किया। किम पूछता है तो ये बात कहाँ से आई, इंटरनेट पे तो बवाल मचा है। वो पूछता है वो रिपोर्टर कौन था, और असिस्टेंट बताती है वो कोई रिपोर्टर था ही नहीं, एक कॉमन आदमी था। किम हैरान होकर पूछता है रिपोर्टर भी नहीं था, फिर इतना हंगामा कैसे। असिस्टेंट बताती है वो आदमी उस डंजन क्लीनिंग टीम के लीडर का बेटा है, पाक गेंता, जिसका इंसिडेंट हुआ था। इससे किम और भी गुस्सा हो जाता है, कहता है असली प्रॉब्लम ये है कि ये एक ही इंसिडेंट नहीं है। असिस्टेंट बोलती है कि अब और भी कई विटनेस बाकी एक्सीडेंट्स के बारे में बोल रहे हैं और बात अभी और भी बिगड़ सकती है। तो मिसली बोलती है कि किम को थोड़ी देर चुपके से रहना चाहिए। किम उसको ली यंग लेडी कहता है और बोलता है कि उसको पता है वो किसी को अपने रास्ते में आने नहीं देता। वो डिमांड करता है कि ली कुछ करे, क्योंकि अगर ये और बिगड़ा तो उसकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। मिस ली बोलती है वो अपना बेस्ट करेगी। किम कहता है अरे मैं कोई मशीन से थोड़ी बात कर रहा हूँ, और पूछता है एसोसिएशन ने क्या कहा। ली बताती है कि एसोसिएशन का हेड अभी तक चुप है क्योंकि वो और चीजों में बिजी है। पर किम बोलता है वो चुप इसलिए है क्योंकि उसके पास बोलने को कुछ नहीं है, और इतने सारे अचीवमेंट्स के बावजूद शायद एसोसिएशन का लीडर उसको बाहर निकालना चाहता है। अगर ऐसा है तो किम चुप नहीं बैठेगा। असिस्टेंट कुछ रिएक्ट नहीं करती, तो किम बोलता है कि वो रोबोट जैसी बिहेव करती है, हमेशा सेम चीजें बोलती है। ली जवाब देती है कि कोई इशू नहीं होगा, पब्लिक ओपिनियन चाहे कितना भी खराब हो उसका रैंक नहीं बदलेगा। किम बोलता है ये तो ऑब्वियस है। फ्लैशबैक में दिखता है डंजन क्लियर करने के बाद जब किम ने वो आर्टिकल्स पढ़े, उसका गुस्सा 7 स्काई पे चला गया। उसकी टीम के लोग घबरा गए और उसको रोकने की कोशिश की जब वो उस आदमी के पीछे जाने लगा जिसने उसको कॉन्फ्रंट किया। न चाहते हुए किम एसोसिएशन के लिए कार में बैठ गया। भले ही वो थोड़ा शांत हुआ था, पर उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ। वो एक ऐसा हंटर है जिसको इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन से एक इरेजिस्टिबल ऑफर मिला था, पर सालों की मेहनत एकदम से बेकार हो गई, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। कार में वापस मिस ली पूछती है कि किम ने उस आदमी को क्यों मारा। किम बोलता है वो मुझे पहले कॉलर से पकड़ा था। ली पूछती है कि ऐसा क्यों किया उसने। उसको पता है किम को क्लीनिंग टीम से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर यह पहली बार है जब उसका डायरेक्ट झगड़ा हुआ। किम बोलता है उसको एग्जैक्ट याद नहीं क्या हुआ, पर एसोसिएशन पहुंचने के बाद वो सब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। वो ली से बोलता है उस आदमी के बेटे को बुलाओ क्योंकि वो इस मैटर को एक बार में खत्म करना चाहता है। किम अफसोस जताता है कि ये सब क्यों हुआ, और बोलता है कि जो भी अच्छा काम करता है लोग उसको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एक ट्रक उनकी कार के सामने आ जाता है और ड्राइवर का ध्यान हटने की वजह से ऑलमोस्ट एक्सीडेंट हो जाता है। पर उससे पहले किम अपनी एक एबिलिटी यूज करता है जो उसको टाइम से आगे निकलने देती है। इससे वो एक्सीडेंट अवॉइड कर देता है और सोचता है अगर 1 सेकंड भी लेट होता तो सड़क खून से रंग जाती, क्योंकि ट्रक ने ब्रेक भी नहीं लगाया। वो सोचता है क्या ट्रक ड्राइवर ड्रंक था। ली जो अभी भी शॉक में है कुछ बोल ही नहीं पाती। किम जो पहले से ही इतने गुस्से में है, कार से उतर के ट्रक का सामना करने का डिसाइड करता है, पर जैसे ही वो बाहर निकलता है कई आयरन बार्स उसकी तरफ शूट होते हैं और उसको एक जाल में फंसा देते हैं। किम समझ जाता है ये एक डिवाइस है जो सुपरनैचुरल पावर्स वाले लोगों को रोकने के लिए बनी है, और वो हिल भी नहीं पाता। अचानक वो ट्रक जो रुका था उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है, उसको कुचलने के लिए। बंधा होने की वजह से किम अपनी एबिलिटीज यूज नहीं कर पाता। नतीजा ये कि ट्रक उसको सीधा हिट करता है और वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। पर तभी एक और ट्रक ऑपोजिट डायरेक्शन से आता है
उसको पूरी तरह क्रश करने के लिए और दोनों ट्रक्स एक साथ उस पर टकराते हैं। जैसे इतना काफी नहीं था, एक बड़ा धमाका होता है, दोनों व्हीकल्स को पूरा तबाह कर देता है। आग के बीच एक सिलहूट दिखाई देता है। जिंदा बचा किम बोलता है, ये दिन बस और खराब होता जा रहा है और कौन है जो मुझे चैलेंज करने की हिम्मत करता है। थोड़ी देर में कई हेविली आर्म्ड सोल्जर्स आते हैं और उस पर फायर खोल देते हैं। किम को पता चल जाता है ये एक अनएक्सपेक्टेड ट्रैप थी जो बड़ी केयरफुली प्लान की गई थी। एक एवरेज हंटर तो बिना लड़े ही मर जाता, पर किम जुन वू जो हजारों बार डंजन्स में मॉन्स्टर्स से लाइफ और डेथ के बीच लड़ चुका है, उसने हर तरह के खतरे से लड़ने की स्ट्रेंथ बना ली है। इसलिए उसकी सर्वाइवल एबिलिटी दूसरों से कहीं ज्यादा है। वो बोलता है ऐसी छोटी सी चीज से मैं नहीं मरने वाला। ये उसका पूरा यकीन था। और तभी एक ब्लू ग्लो वाला वेपन टाइटन, जो डंजन्स में सुपर डेंजरस मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए यूज होता है, उसके सर पे तान दिया जाता है और शूटर एक सेकंड भी नहीं सोचता। ट्रिगर दबाने से पहले किम का सिस्टम सारा डैमेज रिकॉर्ड करता है और रेजरेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, पर एंड में उसकी डेथ कंफर्म हो जाती है। इसके बाद किम का बॉडी ब्रिज से नीचे फेंक दिया जाता है और जब वो पानी में गिरता है, उसका सिस्टम अलर्ट देता है कि उसकी डेथ की वजह से एक सीक्रेट एबिलिटी कर्मा अनलॉक हो गई है। इस एबिलिटी की वजह से किम 10 साल पीछे टाइम में चला जाता है। सिस्टम बोलता है कि उसके कर्मा के हिसाब से उसकी लाइफ और जॉब रीसेट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद उसको एक नया जॉब असाइन होता है और ये वही जॉब है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं, डंजन क्लीनिंग। दुनिया का नंबर 1 हंटर किम जुन वू अब एक मामूली डंजन जैनेटर बन गया। अब जब वो खुद ये काम कर रहा है, उसको पता चल रहा है कि क्लीन अप टीम में कितना थकाऊ काम है। ब्रिज पे जो कुछ भी हुआ वो किम के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि कोई वेपन उसके सर पे ऐसे तानना ये उसके लिए नया था। अचानक वो पैनिक में उठ के बोलता है, ये कैसा अजीब सपना था। किम सोचता है कितनी देर सोया होगा, क्योंकि उसका पूरा बॉडी स्टिफ लग रहा है। पर जब वो इधर उधर देखता है तो हैरान हो जाता है। माइनस मैं कहाँ हूँ? वो देखता है ये एक 26 मीटर चांगताई सिस्टम मीटर का छोटा सा डंप है, उसके घर के बाथरूम से भी छोटा। ये उसका घर नहीं है। वो सोचता है क्या ये डायरेक्टर ली का घर हो सकता है, पर तुरंत सोचता है नहीं, वो तो दुनिया खत्म होने पे भी उसको अपने घर में नहीं आने देगी। तो वो फिर से सोचता है मैं कहाँ हूँ भाई। तभी वो अपना सिस्टम चेक करता है और देखता है कि उसकी डेथ कंफर्म हो चुकी है और उसको ये कर्मा एबिलिटी मिल गई है। ये सब उसको और कंफ्यूज कर देता है। फिर वो आईने में खुद को देखता है और रियलाइज करता है कि वो 10 साल छोटा 28 साल का दिख रहा है। सिस्टम खोल के देखता है कि वो सच में 10 साल पीछे चला गया है। सिस्टम के एक्सप्लेनेशन से किम समझ जाता है कि ये सपना नहीं था, वो सच में मर गया था और 10 साल पीछे आ गया। सिस्टम बताता है कि उसको एक नया जॉब असाइन हुआ है, डंजन क्लीनर, और ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि 18 साल की उम्र से हंटर बनने के बाद 28 साल की उम्र में वो कोरिया का 22nd रैंक हंटर। अगर ये बस टाइम रिग्रेशन होता तो वो अभी भी हंटर होता, स्पॉटलाइट में टॉप पे जाने की कोशिश करता, पर ये नया जॉब असाइनमेंट उसको शॉक कर देता है, डंजन क्लीनर। इसको कैंसिल करने की शर्त है सेक्रेटरी जनरल बन जाना। अगर वो ये कर लेता है तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा जब वो मरा था, पर अगर फेल हो गया तो ये जैनेटर वाली जिंदगी ही उसकी किस्मत बन जाएगी। किम इंटरनेशनल सुपरनैचुरल एसोसिएशन के बारे में सोचता है, जो दुनिया भर के एसोसिएशंस को मैनेज करती है। सेक्रेटरी जनरल की पावर तो यूएस के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा है। किम जो दुनिया का पहला एसएसएस रैंक हंटर था, उसको भी ऐसी पोस्ट नहीं मिली थी, पर अब उसका सिस्टम चाहता है कि वो 5 साल के अंदर ये पोस्ट हासिल कर ले। किम सोचता है ये इम्पॉसिबल है और इस कर्मा बिजनेस को इग्नोर करने का सोचता है, क्योंकि उसको इसकी कोई परवाह नहीं। पर तभी किम को समझ आता है कि ये एक ही तरीका है पुरानी जिंदगी में वापस जाने का। तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो पहले जैसा हंटर बन जाए। अगर उसके पास उसकी पुरानी एबिलिटीज होती तो वापस जाना उसके लिए खेल ही होता। पर जब वो अपना सिस्टम चेक करता है तो देखता है कि उसकी सारी पहली वाली स्किल्स अब अवेलेबल नहीं है। ये देखकर किम को लगता है बात सोच से भी ज्यादा सीरियस है। तभी सिस्टम उसको नोटिफाई करता है कि उसको एक नई एबिलिटी मिली है, जिससे किम थोड़ा एक्साइट हो जाता है। पर सिस्टम वार्न करता है कि ये एक पैसिव लर्निंग स्किल है जो उसको क्लीनलीनेस का ऑब्सेशन देगी। ये पढ़ के किम गुस्से में आग बबूला हो जाता है और घर में अकेला चिल्लाने लगता है। थोड़ा सोचने के बाद वो समझ जाता है कि मरने के बाद वो 10 साल पीछे आ गया, एसएस रैंक हंटर से एक झटके में डंजन जैनेटर बन गया। ऊपर से उसकी सारी एबिलिटीज ब्लॉक हो गई और पुरानी जिंदगी के सारे अचीवमेंट्स गायब। अब किम सोचता है कि क्या करे, क्या सच में क्लीनिंग का काम करेगा, पर उसका प्राइड और पुरानी जिंदगी की यादें उसको संभालती हैं, क्योंकि अब उसके पास बस यही बचा है। सबसे पहले उसको ये पता लगाना है कि उसको किसने मारा, क्योंकि वो यकीन करता है कि वो कोई नॉर्मल स्क्वाड नहीं था। किम सोचता है क्या ये कोई प्राइवेट गिल्ड थी या एसोसिएशन का कोई बंदा। अगर ये दोनों नहीं तो उसको कोई आइडिया नहीं कौन हो सकता है। तभी उसका फोन बजता है, एक अननोन नंबर से कॉल आता है और किम डिसाइड करता है उठाने का। दूसरी तरफ से आदमी बोलता है कि वो पार्क है, टीम लीडर। पार्क पूछता है कि क्या किम आज काम पे आने के लिए इतना बिजी है। किम को नाम थोड़ा जाना पहचाना लगता है, पर याद नहीं आता। पार्क बोलता है रिपोर्ट आए 1 घंटा हो गया, किम अभी तक नहीं आया, शायद तबीयत खराब है या लास्ट डंजन टफ था। किम तुरंत समझ जाता है कि पार्क उसके सिस्टम वाले जॉब की बात कर रहा है। पार्क कहता है लास्ट डंजन टफ था, पर ये वाला EZ होगा। एक स्टाफ मेंबर बोलता है कि पहले दिन के बाद लोग अक्सर छोड़ देते हैं और लीडर को ऐसे किसी के लिए मनाना नहीं चाहिए। किम ये बात सुन लेता है और सोचता है चाहे उसकी हालत कुछ भी हो, वो किसी को, चाहे वो डंजन क्लीनर ही क्यों ना हो, अपना अपमान नहीं सहने देगा। पार्क दूसरों को बोलता है किम के बारे में बुरा मत बोलो, शायद कोई सीरियस वजह होगी उसके ना आने की। फिर वो किम से कहता है कि आज रेस्ट कर ले, पर अगले बार कुछ अनएक्सपेक्टेड हो तो पहले कॉल करके बताए। वो बोलता है अपना कॉन्टैक्ट पार्क जानते के नाम से सेव कर ले। ये नाम सुनते ही किम शॉक हो जाता है। पार्क कहता है उसका नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, पर किम इसलिए शॉक में है क्योंकि ये वही आदमी है जिसको उसने पुरानी जिंदगी में असॉल्ट किया था। फिर भी पार्क उसको रेस्ट करने को कहता है और नेक्स्ट टाइम मिलने की बात करता है, पर किम इंटरप्ट करता है और बोलता है कि वो अभी काम पे जा रहा है। किम हैरान है कि घर में एक भी डिसेंट कपड़ा नहीं है।
और जब वो बाहर निकलता है तो कोई लग्जरी कार उसका वेट नहीं कर रही। उसने टैक्सी बुलाने की कोशिश की पर पैसे नहीं थे तो उसको बस लेनी पड़ी, माइनस ये वो कभी सोच भी नहीं सकता था, और इससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। किम रियलाइज करता है कि अब उसकी जिंदगी पुरानी वाली से बिल्कुल अलग है और उसका दुनिया के साथ रिश्ता भी बदल गया है। ये भी बात है कि उसने पार्क जेनते के साथ पुरानी जिंदगी में वायलेंस की थी, पर इस जिंदगी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। किम का उससे कोई कनेक्शन नहीं है अभी, पर अगर पार्क जेनता वही है जिसने उसको पहले मारा था तो बात ही अलग है, क्योंकि इसमें कुछ तो स्ट्रेंज है। किसी ने जानबूझ के एक्सीडेंट करवाया और उसका अटेंशन खींचा। ये बात कि उनके पास एंटी सुपरनैचुरल डिवाइस रेडी था किम के पावर्स ब्लॉक करने के लिए, और ऊपर से टाइटन वेपन भी, ये सब कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस है। टाइटन कोई छोटा मोटा वेपन नहीं, टॉप टियर है। इसकी टेक्नोलॉजी और प्राइस दोनों हैवी हैं। कोई डंजन जैनिटर इतनी आसानी से इसे नहीं खरीद सकता, पर शायद उसने किसी प्रोफेशनल को हायर किया हो। आखिर उसके बेटे को भी किम से पर्सनल दुश्मनी थी। किम सोचता है जो उसने किया वो इतना बड़ा नहीं था कि इतनी बड़ी सजा मिले, और वो ब्लेम पार्क जेंटा पे डालता है। कहता है उसको पहले ही रास्ता छोड़ देना चाहिए था जब किम शांत था। फ्लैशबैक में दिखता है उस दिन पार्क जेंटा अपना इंट्रो देता है एज डंजन क्लीनअप टीम का चीफ। किम पूछता है क्या चाहिए तुझे? पार्क बोलता है उसने सुना किम ने टॉप लेवल पे जैनिटर्स की नंबर कम करने का सजेशन दिया था। वो बताता है कि उनके पास पहले ही स्टाफ शॉर्टेज है और अगर वर्कर्स और कम हुए तो काम और मुश्किल हो जाएगा। पर किम बोलता है मुझे इससे क्यों परेशान कर रहे हो? वो कहता है ये बस एक सजेशन था, उसके पास ऐसा डिसीजन लेने का अथॉरिटी नहीं है, ये रेगुलेशन टीम का काम है, तो पार्क उन्हीं से बात करे। पर पार्क बोलता है सबको पता है किम कितना इन्फ्लुएंशियल है, उसकी बात का वजन है, इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है कि किम अपना सजेशन वापस ले और दोबारा सोचे। तब किम सोचता है कि उसका सजेशन शायद क्लीनर्स तक पहुंच गया होगा, पर उसको ये नहीं लगा था कि कोई पर्सनली उसके पास आके शिकायत करेगा। सबसे बड़ी बात, पार्क की आंखों में देख के साफ था कि बात आगे बढ़ाने से दोनों और गुस्सा हो जाएंगे। तो किम बोलता है छिपकली अपनी पूंछ काट लेती है डिफेंस के लिए, ये बहुत एफिशिएंट है। पार्क तुझे क्यों लगता है वो ऐसा करती है? किम कहता है ये छिपकली का सर्वाइवल तरीका है, चाहे एफिशिएंट हो या दर्दनाक, वो अपनी जान बचाने के लिए करती है। पार्क बोलता है कि जेनिटर्स प्रॉब्लम नहीं है, पर किम कहता है ये बस पार्क का सोचना है, क्योंकि हर इंसान सोचता है वो दुनिया के लिए जरूरी है, पर ये सच नहीं। वो बोलता है एसोसिएशन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए एलीट हंटर्स की सैलरी एडजस्ट की जाएगी। पार्क पूछता है क्या इसलिए बाकी सबकी भी सैलरी कट हो रही है? किम बोलता है एसोसिएशन का पहला काम है सिटीजन्स को मॉन्स्टर्स से बचाना, और ये काम हंटर्स करते हैं। अगर उनको पैसे नहीं मिले तो कोई काम नहीं करेगा, तो ये उनका लास्ट रिजॉर्ट था। पर पार्क बोलता है यह सब बकवास है, किम जैसा कोई कितना भी अपनी मर्जी नहीं चला सकता। वो कहता है हंटर्स इतना बड़ा काम नहीं करते और उनको ये भी नहीं पता कि क्लीनिंग टीम क्या करती है या उनका काम कितना इंपॉर्टेंट है। किम पूछता है जैनिटर क्लीनिंग के अलावा और क्या करता है? वो कहता है ये उसका फैसला नहीं कि कितने लोगों को निकाला जाए, और बोलता है उसको ये सजेशन सालों पहले करनी चाहिए थी, पर अपने एक कॉमरेड के लिए छोड़ दिया था जो अब मैटर नहीं करता। पर जाने से पहले पार्क पूछता है कि क्या एसोसिएशन का प्रायोरिटी सच में लोगों को बचाना है, क्योंकि जैनिटर्स भी सिटीजन्स हैं, उनको भी हेल्प चाहिए। ये बात किम को बुरी तरह चुभती है। वो पलट के बोलता है मैंने काफ़ी बोल दिया, पर जैनिटर्स को अभी भी समझ नहीं आया। वो कहता है उनको शुक्र मानना चाहिए कि वो बाहर जान जोखिम में नहीं डाल रहे, बस सेफ साइड से क्लीनिंग करते हैं और पैसे लेते हैं। इसलिए किम बोलता है हंटर्स के काम की वजह से बाकी लोग पेट भरते हैं और सोसाइटी पे पैरासाइट की तरह जीते हैं। इस बार पार्क गुस्सा हो जाता है और किम का कॉलर पकड़ लेता है, पर किम एक धक्का देता है और उसको दूर कर देता है। बस किम ने थोड़ी ज़्यादा ताकत लगा दी और पार्क का सिर दीवार से जा टकराया। तो उसने ली को कॉल किया और कहा कि ये मैटर हैंडल करके दफना दो। अब वापस प्रेजेंट में किम अभी अभी काम की जगह पहुंचा है और देखता है कि ये एक येलो लेवल डंजन है। उसको पता है इस डंजन का बॉस एक फॉक्सट्रॉट सेंटिपीड है, क्योंकि उसने 28 साल की उम्र में इससे लड़ाई की थी। ये एक और प्रूफ है कि वो सच में टाइम में पीछे चला गया। फिर वो फाइनली पार्क जेंटा से सामने सामने मिलता है। किम उसको गुस्से भरी नजरों से देखता है, सारा इल्जाम पार्क पे डाल के। पर क्लीनअप टीम का लीडर पार्क को तो कुछ नहीं पता, उसके लिए तो बस एक नॉर्मल दिन है। पार्क के नजरिए से वो बस एक नए एम्प्लॉय का स्वागत कर रहा है, पर किम के लिए ये वो आदमी है जो उसकी रिग्रेशन का जिम्मेदार है और वो उसको अपना दुश्मन मानता है। किम नोटिस करता है कि पार्क एक टिपिकल 50s का मिडिल एज्ड आदमी है, सस्ता यूनिफॉर्म पहने हुए, जैसा उसको याद था। वो जल्दी से सोचता है कि पार्क ऐसा नहीं लगता जो किसी को मार सकता है। फिर किम बाकी टीम से मिलता है, पर एक जैनिटर हान सांगुक बोलता है किम सिर्फ इसलिए वापस आया क्योंकि उसको काम छोड़ने की कोशिश करते पकड़ा गया। दूसरा जैनिटर इम हुईजांग कहता है कि पिछली बार किम ने कहा वो कुछ नहीं कर सकता और सच में उसने कुछ नहीं किया। एक लड़की मुनसोयान बोलती है कि 4 लोग काफी हैं, तो लीडर ने एक और को क्यों बुलाया? पार्क सबको शांत करता है और बोलता है कि काम करना है और पूछता है कितना टाइम बचा है। हुई बोलता है किम के लेट आने की वजह से सिर्फ 45 मिनट बचे हैं। लीडर बोलता है अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, अंदर जाके काम खत्म करना है वरना फिर से डांट पड़ेगी। फिर वो किम को इक्विपमेंट देता है। किम देखता है कि प्रोटेक्टिव सूट के साथ एक गैस मास्क भी है। पार्क पूछता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किम बोलता है नहीं, पर असल में उसको बिल्कुल नहीं पता कि डंजन जैनिटर क्या काम करता है। दूर रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सुपरनैचुरल डायमेंशन मैनेजमेंट एसोसिएशन में फैसिलिटी को 4 मेन टीम्स चलाते हैं। कंट्रोल टीम डंजन स्पॉन स्टेटस मॉनिटर करता है और इन्फो कलेक्ट करता है। हंटर सपोर्ट टीम और आइटम्स बनाता और मेंटेन करता है, साथ ही फील्ड ऑपरेशंस में हेल्प करता है। ऑपरेशंस टीम हंटर्स का ग्रुप है जो डंजन्स में मॉन्स्टर्स को खत्म करता है।
और लास्ट में क्लीन अप टीम, जिसका काम किम को बिल्कुल नहीं पता और उसको जैनिटर का रोल बड़े मुश्किल से सीखना पड़ रहा है। अंदर जाते वक्त लीडर बोलता है कि बॉस रूम में जाना है, पर जब वो किम को अकेला चलता देखता है तो बोलता है ये डेंजरस है। किम याद करता है कि पार्क ने खुद कहा था बॉस रूम जाना है। पार्क कंफर्म करता है पर बोलता है कि सबको साथ में दूसरी तरफ से जाना चाहिए, पर किम जिद करता है कि वो गलत तरफ जा रहे हैं और असली बॉस रूम का दरवाजा दिखाता है। बाकी लोग समझ नहीं पाते किम क्या बोल रहा है। मुनसोयान बोलती है अगर किम आगे नहीं जाना चाहता तो साफ बोल दे, क्योंकि और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और कोई स्लो करने वाला नहीं चाहिए। हान सांगुक बोलता है किम को इग्नोर करो और आगे बढ़ो। जाने से पहले वो किम को कंट्रोल टीम का दिया हुआ मैप दिखाता है और कहता है कि बॉस रूम अपनी आंखों से देख ले। किम जानता है कि क्लियर डंजन का मैप हंटर्स बनाते हैं जो रिलायबल होता है, फिर भी वो बोलता है मैप गलत है और सही डायरेक्शन में चलता है। किम सोचता है कि पहले उसका कंट्रोल टीम से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था और अब उसको लगता है ये लोग अपना काम ठीक से नहीं करते। हान सांगुक किम से बुरी तरह इरिटेट हो जाता है और टीम लीडर पूछता है कि किम को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि वो सही जा रहा है। किम बोलता है ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। किम बोलता है कि उसको पता है इस डंजन को किसने क्लियर किया था। पार्क को समझ नहीं आता वो क्या बोल रहा है, पर किम के लिए ये मैटर नहीं करता क्योंकि उसको पता है चाहे वो सच बोले ये लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। तो वो बात बदल देता है और टीम से बस आगे बढ़ने को कहता है। लीडर ही एकमात्र है जो किम पे भरोसा करता है, बाकी सब उस पे शक करते हैं। चलते चलते किम पूछता है कि ये 45 मिनट का टाइम क्यों है। पार्क बताता है कि इतना टाइम है डंजन के बंद होने से पहले। किम ने पहले कभी ये नहीं सुना था क्योंकि उसको बस इतना पता था कि डंजन क्लियर होने के 2 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाता है। हंटर्स को इसकी परवाह नहीं होती क्योंकि वो क्लियर करते ही निकल जाते हैं और क्लीनअप टीम थोड़ी देर बाद अंदर आती है। किम पूछता है अगर डंजन गायब ही हो जाता है तो क्लीनिंग की क्या जरूरत। पार्क बोलता है कि क्लियर डंजन गायब नहीं होता, बस डॉर्मेंट हो जाता है और बाद में मॉन्स्टर्स वापस आ जाते हैं। अगर डंजन दोबारा खुले और वहाँ लाशों का ढेर लगा हो तो ये बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हंटर्स का लॉस्ट होना आसान हो जाता है और टूटे फूटे मॉन्स्टर्स से निकलने वाली नेचुरल गैस इंसान के लिए सुपर खतरनाक है। अगर लाशें बिखरी हुई हैं तो हंटर्स के मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं जो डंजन कंप्लीट करने में प्रॉब्लम करता है। मतलब पार्क कहता है जेनेटर्स का काम हंटर्स को शांति से डंजन क्लियर करने में मदद करना है। वो बोलता है उसको अपने काम पे गर्व है क्योंकि जेनेटर्स के बिना हंटर्स नहीं होते, पर किम के दिमाग में ये सब बकवास लगता है। पार्क बोलता है क्लीनिंग के अलावा कभी कभी वो हंटर्स को भी रेस्क्यू करते हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ना नहीं। किम सोचता है उसने कभी सुना नहीं कि कोई जेनेटर हंटर को रेस्क्यू करे, पर वो मान लेता है कि क्लीनिंग का काम उतना बेकार नहीं जितना उसने सोचा था। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक गेट तक पहुंचते हैं और हान सांगुक बोलता है कि मैप के हिसाब से ये बॉस रूम है, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है एक खाली चैम्बर मिलता है और वो गलत होने पे चुप हो जाता है। किम बोलता है उसने पहले ही वॉर्न किया था, जिससे हान सांगुक और कंफ्यूज हो जाता है। वो लीडर से पूछते हैं अब क्या करना है। पार्क पूछता है कितना टाइम बचा है। हान सांगुक बोलता है 22 मिनट है। लीडर बोलता है ये काफ़ी है और सब आगे बढ़ने को एग्री करते हैं। किम पूछता है तुम लोग सीरियस हो। लीडर बोलता है हाँ, क्योंकि उनका काम है डंजन को टाइम में क्लीन करना। किम बोलता है डंजन के दोबारा अपीयर होने में 1 हफ्ते से लेके 1 साल तक लग सकता है। अगर यहाँ फंस गए तो सर्वाइव नहीं करेंगे, पर लीडर को ये डर नहीं लगता। किम बोलता है ये लोग पागल हैं, जेनेटोरियल काम के लिए जान रिस्क कर रहे हैं। पार्क बोलता है हमेशा से ऐसा ही होता है और आगे भी होगा। हान सांगुक कहता है अगर किम जाना चाहता है तो जा सकता है, उससे कोई उम्मीद भी नहीं थी। वो बोलता है ये किम का पहला दिन है डंजन में और उसके लिए क्लीनिंग का मतलब कुछ नहीं। मून सो यान भी किम को नफरत भरी नजरों से देखती है और किम अकेला रह जाता है, समझ नहीं आता क्या करे। इस बीच किम सोचता है कि 15 साल हंटर रहने के बाद उसने कभी मिशन फेल नहीं किया और इसलिए वो ग्लोबल रैंकिंग्स में नंबर 1 था। तो वो बोलता है कोई उसकी डंजन करियर के बारे में बुरा नहीं बोल सकता। जेनिटस की नजरअंदाज करने से वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो अपना नॉलेज दिखाने का फैसला करता है और बोलता है कि बॉस रूम के लिए एक छोटा पैसेज है। हान सांगुक बोलता है किम फिर बकवास कर रहा है, पर किम सबको चुप करने को बोलता है और कहता है बस सुनो। वो बोलता है बॉस रूम 500 मीटर दूर है, पर शॉर्टेस्ट रूट से 8 मिनट या उससे भी कम में पहुंच सकते हैं। फिर वो बाकी लोगों से कहता है या तो मेरे साथ आओ या छोड़ के जाओ। जल्दी ही किम दौड़ने लगता है और टीम उसके पीछे कॉरिडोर में चलती है और थोड़ी देर बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं जिसको किम ने बॉस रूम का एंट्रेंस कहा था। पूरी टीम दंग रह जाती है क्योंकि उनकी आंखों के सामने ये साफ होता है कि किम बिल्कुल सही था। रूम में सेंटीपीड की लाश पड़ी है। रूम की हालत देख के किम समझ जाता है कि ये बैटल बड़ा इंटेंस था। अगर 20 लोगों की टीम थी तो शायद 5-6 लोग मरे होंगे, पर उन्होंने फिर भी की पॉइंट ढूंढ लिया। माइनस इस मॉन्स्टर की कमजोरी उसके फोरहेड पे एक होलो स्पॉट है जो उसकी बड़ी सी चिन के ठीक ऊपर है। हान सांगुक बोलता है कि टाइम कम है, अभी शुरू करना चाहिए, पर किम उसको रोक देता है जिससे हान कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो सेंटीपीड जो मरा हुआ लग रहा था उठ खड़ा होता है और क्लीनिंग टीम पे अटैक करने वाला होता है। सब डर जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर के अभी जिंदा होने की उम्मीद नहीं थी। किम के दिमाग में बस ये आता है कि इससे उसका काम और मुश्किल हो गया। वो पहले भी ऐसे खतरों का सामना कर चुका है, पर इस बार उसके पास कोई एबिलिटीज नहीं है। पर हैरानी की बात, सेंटीपीड अटैक करने के बजाय दोबारा गिर के मर जाता है। किम समझ जाता है ये बस उसकी आखिरी सांस थी और वो ऑपरेशंस टीम को ब्लेम करता है कि उन्होंने ठीक से चेक नहीं किया। हुई जांग बोलता है ये किम का पहला बॉस मॉन्स्टर होगा तो उसको पीछे हटने को कहता है। वो बोलता है किम डर के फ्रीज हो गया, पर अब सब ठीक है और काम बाकी लोगों पे छोड़ दे। किम को अंडर एस्टिमेट करना बुरा लगता है तो वो इम जांग के हाथ से नाइफ छीन लेता है और बोलता है कि वो खुद काम करेगा।
किम कहता है जांग इस सेंटीपीड को डिसमेंटल नहीं कर पाएगा, अगर बिना जाने काटने की कोशिश की तो रिस्ट टूट जाएगा। वो बताता है कि नाइफ सिर्फ सेगमेंट्स 3, 6 और 12 में फिट होती है और कहीं और ट्राई करना टाइम वेस्ट है। किम नोटिस करता है कि मॉन्स्टर के नर्व्स अभी भी रिएक्ट कर रहे हैं, पर बोलता है अगर सेंटीपीड काटने के दौरान हिलता है तो इग्नोर करो। किम का यह डिटेल नॉलेज सबको दंग कर देता है, जब तक वो पूछता नहीं कि वो बस खड़े रहेंगे या मदद करेंगे। किम सब डिटेल्स देता है पर प्रोसीजर के बारे में बड़ा स्ट्रिक्ट है। हान सांगुक सोचता है किम को इतना पता होगा क्योंकि लीडर ने उसको कंट्रोल फाइल दी होगी, पर पार्क बोलता है उसने कुछ नहीं दिया। हान सांगुक बोलता है बिना फाइल्स के इतना नॉलेज पॉसिबल नहीं, पर पार्क कहता है ये इन्फो फाइल्स में भी नहीं है, किम ने ये कहीं और से सीखा। हान सांगुक पूछता है कि उसको इतना कैसे पता, पर पार्क के पास जवाब नहीं। इस बीच किम की क्लीनिंग ऑब्सेशन वाली पैसिव स्किल एक्टिवेट हो जाती है। इसके साथ किम बड़े जोश से काम करता है और टीम की मदद से सेंटीपीड को डिसमेंटल कर देता है। फिर किम को अजीब सी सेटिस्फैक्शन मिलती है, पर वो सोचता है ऐसा क्यों। खैर, लीडर किम के परफॉर्मेंस की तारीफ करता है, जिससे हान सांगुक जल के राख हो जाता है। मुनसो यान बोलती है किम ने न सिर्फ मदद की बल्कि ऑलमोस्ट सब कुछ खुद किया, पर किम सोचता है इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं, उसने बस अपना काम किया। लीडर बोलता है अब पैकअप का टाइम है क्योंकि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं डंजन बंद होने में, जो बाहर निकलने के लिए काफी है। तो वो एग्जिट की तरफ चलते हैं और पार्क बोलता है सब किम की वजह से एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्मूथ गया। तभी किम नोटिस करता है एक ट्रैश बैग फट गया है और खून उसके पैर पे लग गया। पार्क पूछता है क्या सच में उसने इस पे पैर रख दिया जबकि कहा गया था केयरफुल रहने को, पर किम बोलता है ये कुछ नहीं है और सबको पीछे हटने को कहता है। किम जानता है ये खून ग्लू जैसा चिपचिपा है और एक एक्सपीरियंस हंटर भी बेध्यानी में फंस सकता है, पर ये खून हीट के अगेंस्ट वीक है, तो वो सोचता है अपनी फायर एबिलिटी से इसको आसानी से मेल्ट कर सकता है। पर जैसे ही किम अपनी स्किल यूज करने की कोशिश करता है, सिस्टम उसको याद दिलाता है कि उसकी सारी पुरानी पावर्स अभी लॉक हैं और किम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करे। पार्क तब बाकी लोगों को बोलता है एक रस्सी लाओ, किम को खींच के निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो किम को रस्सी से बांध देते हैं और सब मिलकर खींचते हैं। फिर भी किम 1 इंच भी नहीं हिलता क्योंकि वो खून उसके पैर से सच में चिपक गया है। वो जल्दी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि डंजन बंद होने में 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है। जब ये काम नहीं करता, पार्क किम से बोलता है कपड़े उतार दो, पर मुनसो यान याद दिलाती है कि गैस लेवल बहुत हाई है और ये खतरनाक हो सकता है। पार्क फिर भी बोलता है अगर किम ने कपड़े नहीं उतारे तो सब यहीं फंस जाएंगे। किम सोचता है ये क्यों बोला जबकि सिर्फ वो ही फंसा है, बाकी सब क्यों फंसेंगे। वो सोचता है कि छिपकली भी अपनी पूंछ काट देती है सरवाइव करने के लिए, तो यहाँ टीम को उसको छोड़ देना चाहिए। क्या ये लोग छिपकली से भी कम स्मार्ट हैं? इतने में लीडर बोलता है ये काम नहीं कर रहा और सबको बोलता है कि निकल जाओ, क्योंकि जो सरवाइव कर सकते हैं उनको मरना नहीं चाहिए। टीम उसको छोड़ना नहीं चाहती, पर पार्क जिद करता है कि ये ऑर्डर है, जाओ। उनको पता है सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, तो वो लीडर का हुक्म मानते हैं और एग्जिट की तरफ भागते हैं। पार्क किम के पास जाता है और उसके कपड़े उतारने में मदद करता है। दोनों मिलकर थोड़ी जल्दी चलते हैं और इस तरह किम खुद को छुड़ा पाता है। ऑलमोस्ट नंगे पैरों के साथ वो एग्जिट की तरफ दौड़ता है। बाकी लोग पहले निकल जाते हैं और टेंशन में लीडर का वेट करते हैं जब तक सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं। पार्क और किम एग्जिट के लिए दौड़ते हैं जैसे टनल के एंड में रोशनी के पीछे भाग रहे हों। और आखिरी सेकंड में जब डंजन बंद होने वाला होता है, पूरी टीम जो सांस रोके थी राहत की सांस लेती है क्योंकि दोनों टाइम पे निकल जाते हैं। सब खुश हैं कि लीडर सेफ है और पार्क को अपनी टीम का सपोर्ट देख के खुशी होती है। किम अभी भी शेकन है, सोचता है कि क्लीनिंग करते वक्त एक ऐसे डंजन में ऑलमोस्ट मर गया जहां मॉन्स्टर्स भी नहीं थे। पार्क किम को उठाने में मदद करता है और बोलता है गैस लेवल एक्सपेक्टेड से कम था तो सब ठीक रहा। वो कहता है पहली बार डंजन में किम ने एक्चुअली काफी अच्छा किया। फिर वो बोलता है ये तो बस दिन का पहला डंजन था, अभी तो शुरुआत है। किम शॉक में पूछता है और कितने डंजन्स बचे हैं? पार्क बोलता है अभी 5 और हैं। ये सुनकर किम बिल्कुल मायूस हो जाता है। सियोल ब्रांच में 8 ऑपरेशंस टीम्स हैं और पूरे देश में 96 टीम्स जिनमें फ्रीलांसर भी हैं जो एसोसिएशन से टाइड नहीं। कोरिया में लगभग 11,000 रजिस्टर्ड हंटर्स हैं, पर दूसरी तरफ सिर्फ 5 डंजन क्लीनिंग टीम्स हैं, टोटल 25 लोग। हर टीम को एक दिन में 3-4 डंजन्स क्लीन करने होते हैं और अगर बैड लक हो तो 5 से ज्यादा भी। और आज किम और उसकी टीम के लिए बैड लक वाला दिन है। शिफ्ट खत्म होने के बाद पार्क बोलता है कि ये अनलकी दिन था तो सबको साथ में डिनर करना चाहिए, और क्योंकि सैलरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बिल स्प्लिट करेंगे। वो किम से पूछता है कि क्या वो भी डिनर पे आ रहा है, क्योंकि अभी डिसाइड करना बेटर है, सब भूखे हैं। पर किम बोलता है वो नहीं आ रहा, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। किम सोचता है उसको इनके साथ काम करना है पर दोस्ती नहीं बनानी। पार्क बोलता है अगर नहीं चाहता तो कोई जबरदस्ती नहीं। किम थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है पर अकेले घर चला जाता है। इससे पहले मुनसो यान उसके काम की तारीफ करती है और बोलती है घर सेफ जाओ। किम अपना ठंडा कैलकुलेटिंग एटीट्यूड बनाए रखता है और चल देता है। बाद में वो सोचता है कि पार्क ने उसको पुरानी जिंदगी में नहीं मारा होगा। वो इतना कोल्ड ब्लडेड नहीं लगता कि बस बदले के लिए किसी को मार दे। पार्क को साइड में रख के किम सोचता है कोई और कौन होगा जो उससे बदला लेना चाहता हो। वो अपने टीम के न्यूबी को याद करता है जो हमेशा उसको गाली देता था, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो ब्रेकअप के बाद ऑलमोस्ट अपनी लाइफ खत्म करने वाली थी, और कंट्रोल टीम का एक बंदा जो हमेशा उससे झगड़ता था। किम सोचता है कि इतने लोग उससे नफरत क्यों करते थे, पर अब उसको लगता है कि ये सब बेकार है क्योंकि इस लाइफ में जिसने उसको मारा वो कोई अनजान शख्स होगा। एंड में अगर उसको बदला चाहिए तो उसको अपने करंट कर्मा से छुटकारा पाना होगा और पास्ट लाइफ में वापस जाना होगा। इसके लिए उसको इंटरनेशनल एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल बनना होगा। वो सोचता है कि अगर उसके पुराने एबिलिटीज अभी भी होते तो वो कंट्रोल टीम ज्वाइन करने का जुगाड़ करता। तभी उसको एक आइडिया आता है और वो अपना सिस्टम विंडो खोलता है।
किम रियलाइज करता है कि उसने सुबह सारी इन्फो नहीं देखी थी और अब नोटिस करता है कि उसके एबिलिटीज अनलॉक करने की एक कंडीशन है। इस केस में जैनिटर का काम छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं, पर जब वो कंडीशंस देखता है तो पता चलता है कि सब क्लीनिंग के काम से कनेक्टेड हैं। इससे वो गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि कोई और रास्ता नहीं है क्या। गुस्से में किम एक बॉटल तोड़ देता है और बोलता है कि सिस्टम चाहता है कि क्लीनिंग टीम ही उसकी सांस बने। अपने रूम के मेज को देखकर उसको याद आता है कितना गंदा है और गलती से वो अपनी क्लीनिंग ऑब्सेशन वाली पैसिव एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। रिजल्ट में वो पूरा रूम साफ करता है और एक रात का आराम भी नहीं मिलता क्योंकि सारा फोकस क्लीनिंग पे है। बिना सोचे वो एक कंडीशन पूरी कर देता है जो एक फुल डे का काम मांगता था, जिससे उसकी हाइपरबूस्ट एबिलिटी अनलॉक हो जाती। किम सोचता है कि एक हफ्ते से वो हर सुबह क्राउडेड और गंदी बस में जा रहा है और डंजन साफ कर रहा है। इस टाइम में उसने 25 डंजन साफ किए, 60 लीटर ब्लीच यूज किया और 30 मॉन्स्टर्स डिसमेंटल किए। इससे उसके कुछ पुराने एबिलिटीज अनलॉक हुए, जिनमें से एक है हाइपर बूस्ट जो उसको फास्ट मूव करने देता है, पर यह सिर्फ ऑफेंसिव स्किल्स के साथ काम करता है। कॉम्बैट के टाइम ही ये एक्टिवेट होता है तो ट्रेनिंग के लिए भी नहीं यूज कर सकता। पॉजिटिव सोचने की कोशिश में किम बोलता है कि कुछ नहीं से तो बेटर है। ऑनेस्टली 60 मिलियन का एनुअल मिनिमम वेज और नंबर 1 प्रेफर्ड प्रोफेशन होना इम्पॉसिबल है। वो सोचता है कि डंजन जैनिटर इस एरा का सबसे एक्सट्रीम जॉब है। हाँ, कुछ ईजेड कंडीशंस भी हैं पर थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट हैं। एक जो ईजेड है वो है एसोसिएशन का इंटरेस्ट बढ़ाना। किम सोचता है कि अगर वो अभी भी एसएस रैंक हंटर होता तो डंजन क्लियरिंग में हेल्प और अगले 10 साल की इन्फो देकर एसोसिएशन का इंटरेस्ट एकदम स्कायरॉकेट कर देता। पर अब वो पॉसिबल नहीं क्योंकि कोई डंजन जेनिटर की बात पे ट्रस्ट नहीं करेगा। इसके साथ वो अपने पुराने टीम से कांटेक्ट करने का सोचता है और पहले ट्रस्ट बनाने की कोशिश करता है, पर उसको पता है कि कोरिया में 10,000 से ज़्यादा हंटर्स हैं और पुराने टीममेट्स को ढूंढना आसान नहीं। पहली लाइफ के उलट अब वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है और बाकी सबकी तरह वो ज़्यादा सोच में नहीं पड़ सकता, वरना बस स्टॉप मिस हो जाता है जैसे अभी हुआ। थोड़ी देर बाद वो अगले डंजन साइट पे पहुंचता है, पर सिर्फ 2 टीम मेंबर्स दिखते हैं। वो पूछता है बाकी लोग कहाँ हैं। हानसांग हैक्स बोलता है कि क्लीनिंग सप्लाईज खत्म हो गए, बॉस मटेरियल्स लेने गया और हुजंग ने पर्सनल रीजन से छुट्टी ली। किम बोलता है कि काम 10 मिनट पहले शुरू होना चाहिए था और पार्क अभी क्यों मटेरियल्स लेने गया। इतने सवालों पे हानसंग हक पूछता है कि किम खुद लेट क्यों आया। वो बोलता है कि उसने बस स्टॉप मिस कर दिया। हानसंग हक हंसने लगता है पर बोलता है कि वो कॉफी लाया है और बॉस के वापस आने तक वो लोग कॉफी पीते हैं। किम नोटिस करता है कि हॉनसंग का एटीट्यूड अब ऑलमोस्ट एंजेलिक है कंपेयर टू पहले दिन के। ये बात कि वो अभी तक नहीं हारा किम के एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। इसके बाद वो सजेस्ट करता है कि चल डंजन में घुस जाते हैं, पर हानसंग बोलता है कि हंटर्स अभी तक खत्म नहीं हुए। जब किम एंट्रेंस के पास जाता है उसको पता चलता है कि ये वो डंजन नहीं है जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में क्लियर किया था, पर वो इसको मिड टीयर ब्लू ग्रेड डंजन के रूप में पहचानता है। तो ये ऐसा डंजन नहीं जहाँ लोग अक्सर टाइम लिमिट क्रॉस करते हैं। और वो सोचता है कि हंटर्स को अंदर क्यों प्रॉब्लम हो रही है। वो सोचता है कि ऐसा तो नहीं कि वो अंदर जाकर हेल्प कर सकता है, तो उसको लगता है कि बस वेट करना पड़ेगा। पर जल्दी ही उसको रियलाइज होता है कि ऐसा सोचना गलत था क्योंकि 30 मिनट गुजर जाते हैं और वो लोग अभी भी नहीं निकले, जिससे किम फुल गुस्सा हो जाता है। इस गुस्से के बीच में हंटर्स बाहर आने लगते हैं। किम नोटिस करता है कि सब ई रैंक के हैं और ये बस एक ब्लू डंजन है, पर वो लोग बिल्कुल थके हुए बाहर आ रहे हैं। तो वो बोलता है कि ये लोग अपनी सैलरी के लायक नहीं है, पर उसका कॉलीग बोलता है कि चुप रहो, कहीं वो सुन न ले। पर तभी कुछ किम का अटेंशन कैच करता है। वो एक जाना पहचाना चेहरा देखता है डंजन से निकलते हुए। ये औरत का चेहरा बिल्कुल अनमिस्टेकेबल है, लंबी काली बाल, एक्ट्रेस जैसी परफेक्ट फीचर्स। ये पक्का किम मजू है। वो पहले किम के टीम की डायरेक्ट सबऑर्डिनेट थी, पर किम सोचता है कि वो यहाँ क्यों है। मजू नोटिस करती है कि एक जैनिटर उसको घूर रहा है, तो वो पास आती है और पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है उसके साथ। किम बोलता है नहीं, पर अपने दिमाग में सोचता है कि उसको यहाँ मेजू से क्यों मिलना पड़ा। वो अपने पुराने टीम से कांटेक्ट करने का सोच रहा था, पर अब लगता है मजू को एक्सेप्शन रखना पड़ेगा क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने कोई वजह नहीं थी, पर फिर भी किम से नफरत करती थी। जब उसने इंजरी की वजह से रिटायर करने का सजेशन दिया था, मजू ने किम को कई बार ऑफेंड किया। उससे ये भी नहीं समझा कि किम उसके भले के लिए बोल रहा था। उसका प्राइड इतना हाई था, भले ही उसके स्किल्स बुरा नहीं थे। नेसियन उसके थॉट्स में इंटरप्ट करती है और पूछती है कि क्या किम उस हंटर को जानता है क्योंकि वो उसको घूर रहा था। किम बोलता है नहीं, बस लगा कि वो किसी जानी पहचानी शक्ल जैसी है। येन समझती है पर बोलती है कि किम का एक्सप्रेशन उस हंटर के लिए थोड़ा धमकी वाला लगा। उसने सोचा शायद ये एक्स गर्लफ्रेंड हो। गुस्सा होकर किम पूछता है कि ये क्या बकवास है, पर मानो यान बोलती है कि मजाक था। इस सब के बीच पार्क आता है और पूछता है कि मूड इतना टेंस क्यों है। किम बोलता है कुछ नहीं, पर हानसंग काउंटर करता है कि किम अपनी एक्स से अभी मिला। फुल इरिटेट होकर किम बोलता है कि बस काम पे वापस लग जाओ। अब ब्लू ग्रेड डंजन में जो सिविल टेरेन पे है, ये अपने नाम के मुताबिक है क्योंकि ये बिल्डिंग से बना डंजन है। हानसंग हक पूछता है कि क्या किम ने इस डंजन के बारे में पहले से स्टडी किया। किम बोलता है नहीं, बस इतना पता है कि बॉस एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है। पिछले कुछ हफ्तों से उसके डंजन नॉलेज की वजह से उससे ढेर सारे सवाल पूछे गए और किम ने सब डॉस किए। बॉस बोलता है कि ये डंजन सिविल टेरेन जैसा लगता है और मॉन्स्टर रिमेन्स ज्यादा नोटिसेबल नहीं होते, तो हर कॉर्नर और क्रेविस को थॉरली साफ करना जरूरी है, स्पेशली स्टेयर्स के नीचे जमा होने वाला ब्लड। वो बोलता है कि इस पे एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। पार्क बाकी लोगों को एंट्रेंस के पास छोड़ देता है और किम को बॉस रूम तक चलने को बोलता है। थोड़ी देर डंजन में चलते हुए बॉस एक बॉडी देखता है और बोलता है कि उसको ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि वो ह्यूमन कॉर्प्सेस जैसा दिखता है और ये ग्रोटेस्क है।
किम आगे देखता है कि एक मॉन्स्टर का कॉर्प्स है, नाम है वेगा, जो 1.70 मीटर लंबी औरत जैसा दिखता है। पार्क बोलता है कि इसको बिना डिसमेंबर किए बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ऐसा करना अनकंफर्टेबल है। फिर वो किम को देखता है और पूछता है कि क्या बात है, क्यों स्पेस आउट कर रहा है। किम को कुछ अजीब लगता है पर बोलता है कुछ नहीं। उसको याद आता है कि वेगा इतना डेंजरस नहीं है और जब तक उसके फास्ट मूवमेंट्स का ध्यान रखो उसको हराना मुश्किल नहीं। पर वो सोचता है कि क्या मजू को इसमें प्रॉब्लम हुई। उसको पता है कि इस टाइम के आसपास मजू को बी रैंक होना चाहिए और भले ही वो स्ट्रॉन्गेस्ट भी रैंकर ना हो फिर भी काफी पावरफुल है। अगर पास्ट लाइफ में मजू इंजर्ड ना हुई होती तो उसमें एस रैंक तक जाने का पोटेंशियल था। उसकी स्वॉर्ड स्किल्स उस टाइम किम से भी बेहतर थी। भले ही उनका रिश्ता अच्छा नहीं था, किम इसको मानता है और सोचता है कि जो मजू उसने जाना उसको एक ब्लू ग्रेड बॉस से कभी प्रॉब्लम नहीं होती। पर किम अब सोचता है कि उनका अब कोई लेना देना नहीं और शायद वो मजू को दोबारा कभी ना देखे जब तक उसको कॉप्स पे कुछ स्वॉर्ड के स्कार्स नहीं दिखते और उसको अजीब सा फील होता है। जल्दी ही एक बड़ा सवाल उसके दिमाग में आता है। लंबी शिफ्ट के बाद अगले दिन सुबह 5 बजे क्लीनअप क्रू को फिर से बुलाया जाता है। किम सोचता है कि 3 दिन से उनकी किस्मत खराब है और बस 2 घंटे की नींद मिली थी कि फिर से समन आ गया। वो बोलता है कि जब वो हंटर था तब भी इतना टाइट शेड्यूल नहीं था और ऊपर से हंटर्स अभी तक डंजन से बाहर भी नहीं आए। पूरा ग्रुप इस बात पे शिकायत करता है पर बॉस बोलता है कि जब तक हंटर्स बाहर नहीं आते वो लोग कुछ कर नहीं सकते, बस वेट करना है। 1 घंटा टाइम लिमिट के बाद भी गुजर चुका है तो सब इरिटेट हो रहे हैं। तब किम मिसो येन को देखता है और बोलता है कि वो बहुत थकी हुई दिख रही है। येन बोलती है कि वो ठीक है और हमेशा एनर्जी से भरी रहती है। फिर भी किम उसको बोलता है कि आराम से काम करे क्योंकि उसके चेहरे पे थकान साफ दिखती है। तब हंटर्स बाहर आने लगते हैं और उनके बीच में किम मजू दिख जाती है। किम को उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से मिलेगी। वो सोचता है कि इतने सारे डंजन्स और हंटर्स हैं फिर भी ये लोग बार बार क्यों टकराते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। किम इसको नोटिस करता है और नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है। सिर्फ वो नहीं, म्यूजू भी थोड़ी परेशान लगती है। फिर वो किम को बोलती है कि उसके रास्ते में ना आए। किम तुरंत उसको रूड ब्रैट बोलता है पर जब मुजू को जाते देखता है उसको पहले वाला कॉप्स याद आता है और वो सोचता है कि क्या उसको मुजू को बताना चाहिए। किम हेजिटेट करता है क्योंकि उसको इसकी परवाह नहीं करनी। बस अपने पास्ट के बारे में सोचने से उसका खून खौल जाता है। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि पास्ट में जब मजू इंजर्ड हुई थी किम उसको हॉस्पिटल में मिलने गया था। जब वो आया किम ने सोचा कि अपने सुपीरियर के रूप में मजू को खड़े होकर वेलकम करना चाहिए पर फिर भी पूछा कि उसकी रिकवरी कैसी चल रही है। मजू ने कहा कि उसको पक्का नहीं पता, बस अभी सर्जरी हुई है। किम ने तुरंत पूछा कि जो स्वॉर्ड यूज करता है वो मसल इन्फ्लेमेशन को कैसे इग्नोर कर सकता है और उसको इतना खराब होने दे सकता है। उसने ये भी कहा कि मजू को अपना लेफ्ट हैंड बेटर यूज करना चाहिए था और एक हाथ पे ब्लाइंडली डिपेंड करने से उसका शोल्डर खराब हो गया। मजू ने जवाब में पूछा कि ये बात उसने पहले क्यों नहीं कही। किम ने जल्दी से कहा कि वो बस ऐसा बोल रही है क्योंकि उसको अफसोस है कि बात इतनी बिगड़ गई और उसने कहा कि इस कंडीशन में मजू अब हंटर नहीं रह सकती। उसने एक रेजिग्नेशन लेटर दिया और कहा कि एसोसिएशन का ओपिनियन एकदम क्लियर है। किम ने कहा कि अगर उसने जोर लगाया तो नॉर्मल रूटीन भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसके हंटर के दिन खत्म हो गए। मजू ने कहा कि ये कुछ नहीं है और आर्ग्यू किया कि उसका लीडर अच्छे से जानता है कि वो हंटर क्यों बनना चाहती थी। किम ने कहा कि इस कंडीशन में मजू सिर्फ टीम के लिए बोझ बनेगी। डिसीजन तो हो चुका था और म्यू को बस उसको फॉलो करना था। किम ने यह भी कहा कि उसको बताना चाहिए था कि उसको दर्द हो रहा है। चुप रहने से प्रॉब्लम और बड़ी हो गई। गुस्से में म्यू बोलती है कि उसने कई बार वार्न किया था और जब उसने सपोर्ट टीम से फुल चेकअप की बात कही तब किम ने कहा कि सबको दर्द होता है, शिकायत बंद करो और काम पर वापस जाओ। म्यू ने फिर कहा कि उसने दर्द के बावजूद काम किया क्योंकि उसका लीडर ही उसको फोर्स करता था और अब वही लीडर उसको रिटायर करने पर मजबूर कर रहा है। पर किम गुस्सा हो गया और बोला कि ये उसकी गलती नहीं, म्यू को अपने बॉडी का खुद ध्यान रखना चाहिए था और मेडिकल हेल्प लेना चाहिए था, न कि किसी के कहने पर काम पर वापस चली जाती। खैर म्यू ने कहा कि कुछ दिनों की फिजियोथेरेपी के बाद वो काम पर वापस आ जाएगी। किम ने कहा कि वो वेट नहीं कर सकता और एक स्वॉर्ड्स वुमेन जिसका शोल्डर खराब है वो बेकार है। उसने कहा कि ऐसा पैरासाइट क्लीनअप टीम में बिलोंग करता है। ये सुनकर म्यू ने पूछा कि क्या उसके लीडर ने कभी उसको कंपेनियन समझा, क्योंकि अब उसको लगता है कि वो बस एक टूल थी जो अब यूजलेस होने की वजह से फेंकी जा रही है। किम ने कहा कि उसको वैसे भी म्यू कभी पसंद नहीं थी और एक सुपीरियर के रूप में उसको ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। आफ्टर ऑल वो किसी के साथ नरमी नहीं करता। म्यू ने कहा कि उसको भी किम कभी पसंद नहीं था क्योंकि वो सबको कॉन्टेम्प्ट से ट्रीट करता है। किम ने जवाब दिया कि उसको अब परवाह नहीं कि वो कहाँ जाती है या क्या बोलती है, बस वो उसको अपनी टीम में नहीं चाहता। लिमिट तक प्रोवोक होकर म्यू ने किम को थप्पड़ मारा और कहा कि अगले जन्म में बेटर इंसान बन के पैदा हो। अब प्रेजेंट में किम इस पे सोचता है और रियलाइज करता है कि वो सच में तब जर्क था और उसको ये भी याद नहीं कि म्यू ने सर्जरी से पहले दर्द की शिकायत की थी या नहीं। अपने आप को जानकर किम सोचता है कि शायद उसने सोचा होगा कि म्यू बीमारी का बहाना बना रही थी काम से बचने के लिए, इसलिए उसने उसकी कंप्लेंट्स इग्नोर की। वो कंक्लूड करता है कि अगर इंजरी ना होती तो म्यू एक जबरदस्त हंटर बन जाती। पर अब वो नोटिस करता है कि म्यू को अपेरेंटली फिर से दर्द हो रहा है और सोचता है कि शायद अभी भी टाइम है कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले ले, पर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। फिर भी उसका कॉन्शियस उस पर भारी पड़ता है और वो वापस जाता है। वो म्यू को आवाज देता है और बोलता है कि अपने लेफ्ट हैंड की ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ाओ। म्यू को ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है और वो समझ नहीं पाती कि किम का मतलब क्या है। किम आगे बोलता है कि जब वो स्वॉर्ड पकड़ती है तो बस राइट हैंड से फोर्स लगाती है जिससे उसके शोल्डर पर बहुत प्रेशर पड़ता है। भले ही वो अभी फास्ट अटैक कर सकती है पर जल्दी ही उसका राइट शोल्डर ओवरलोड हो जाएगा, इसलिए उसको लेफ्ट हैंड को सपोर्ट के लिए यूज करना चाहिए और बॉडी पे वेट कम करना चाहिए। सबसे जरूरी, जब दोनों हाथों में बैलेंस आएगा तो वो और भी स्ट्रांग हो जाएगी।
म्यू ये सब सुनती है और उसको समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। ये एक बहुत अनयूजुअल सिचुएशन है और वो सोचती है कि एक क्लीनर को कॉम्बैट के बारे में क्या पता होगा। खैर, किम डंजन में चला जाता है और बोलता है कि वो एक स्मार्ट हंटर है और समझ जाएगी क्या करना है। वो उसको एडवाइस देता है कि सपोर्ट टीम से एग्जामिनेशन के लिए पूछो। अगले दिन म्यू डॉक्टर के पास जाती है। एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर बोलता है कि प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो सकती थी अगर टाइम पे एड्रेस न किया होता। ये सुनकर म्यू को बहुत सरप्राइज होता है क्योंकि उसको उस अनजान शख्स की बात पर यकीन नहीं था। डॉक्टर बोलता है कि उसका शोल्डर इन्फ्लेम्ड है, इतना सीरियस नहीं, पर अगर नेग्लेक्ट किया होता तो बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी। वो बोलता है कि कुछ दवाई लिख देगा, पर पोस्चर करेक्ट करना सबसे जरूरी है। इसके साथ म्यू को याद आता है कि जेनिटर ने बिल्कुल वही बात कही थी और वो सोच में पड़ जाती है कि उसको ये कैसे पता। क्लीनिंग टीम के पास वापस वो लोग एक और दिन का हेवी काम खत्म करते हैं जब तक हान सांग हुक किम को आवाज नहीं देता। पर किम बोलता है कि वो थका हुआ है और आइडल बातों के मूड में नहीं। पर हान सांग हुक पूछता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को इतनी लेट तक काम खत्म होने का वेट कैसे करवा सकता है। म्यू उससे बात करने डंजन आई थी, पर किम को ये प्रोसेस करने में टाइम लगता है और वो सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। किम पूछता है कि म्यू इस टाइम पे यहाँ क्यों आई। उसका ग्रुप काफी सरप्राइज्ड है। बॉस बोलता है कि इनको थोड़ी स्पेस दो और बाकियों के साथ चला जाता है। हान सांग हुक को थोड़ी जेलसी होती है। फिर किम पूछता है कि म्यू क्या चाहती है। बोलता है कि उसको जल्दी करनी है ताकि लास्ट बस पकड़ सके। बिना कुछ बोले म्यू बस अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ पॉइंट करती है। फिर वो पूछती है कि उसको उसकी इंजरी के बारे में कैसे पता। किम को खतरा फील होता है और वो ऐसा जवाब सोचने की कोशिश करता है जो उसको मरवा न दे। म्यू जवाब मांगती है और जैनिटर से बोलती है कि प्रिटेंड न करे कि उसको नहीं पता वो क्या बोल रही है। तब किम रियलाइज करता है कि म्यू सच में मेडिकल एग्जाम के लिए गई थी, पर वो सिचुएशन डॉज करने की कोशिश करता है। बोलता है कि उसको बस लगा कि उसको कोई प्रॉब्लम है और उसने इंटरनेट पे देखी हुई कुछ टिप्स दी थी। म्यू इस पे बिलीव नहीं करती और बोलती है कि उसकी टेक्निक स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है और ऑनलाइन कहीं नहीं मिलती। फिर भी ये जैनिटर उसको डिटेल में जानता लगता है। किम रियलाइज करता है कि उसने ज्यादा बोल दिया और अब सस्पिशियस लग रहा है। उसको पता है कि म्यू की टेक्निक सच में स्पेशल है और आमतौर पे कोई नहीं जानता। एक सिंपल डंजन क्लीनर को इसका पता नहीं होना चाहिए और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उसको एसोसिएशन में सस्पेक्टेड एस्पियोनाज के लिए रिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो वो बोलता है कि उसने मॉन्स्टर के कॉप्स पे स्वॉर्ड के मार्क्स देखे। कई स्कार्स में से कुछ अलग लगा। इंजरीज ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने राइट हैंड से फोर्स लगाया हो, पर फॉलो थ्रू टेक्निक शैलो थी। उसने जल्दी रियलाइज किया कि वुंड्स किसी ऐसी स्वॉर्ड्स वुमन ने बनाए जो लेफ्ट हैंड में कम स्ट्रेंथ रखती है। वेगा फास्ट है पर स्ट्रॉन्ग नहीं, तो वो बड़ा थ्रेट नहीं है। उसका एक नोन तरीका यह है कि उसकी स्पीड का फायदा उठाओ, पर इसका कोई साइन नहीं था और कोई स्किल्ड बंदा ये नहीं जानता होगा। तो किम ने कंक्लूड किया कि म्यू का बॉडी वेगा की स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रहा, इसलिए उसने वो सब बोला। म्यू काफी इंप्रेस्ड होती है। वो बोलती है कि उसका शोल्डर फाइट के बाद थोड़ा टेंस फील हुआ था। किम बोलता है कि ये सिम्टम्स नॉर्मली कुछ बड़ा नहीं होते, पर उसको लगता है कि म्यू को जब भी जल्दी बॉडी मूव करना पड़ता है, स्पेशली स्वॉर्ड्स वुमेन के रूप में, तब ये फील होता है। किम इतना अच्छा एडवाइस इसलिए दे सकता है क्योंकि हंटर के टाइम में वो दुनिया का पहला एसएस रैंकर था, पर म्यू के लिए उसको इतना पता इसलिए है क्योंकि वो साइड में फ्रीलांस हंटर है। उसने सुना है कि सियोल में ऐसे कुछ हंटर्स होते हैं जो कोरियन रैंकिंग्स में टॉप पे होते हैं, पर हाई रिस्क डंजन्स क्लियर करने के अलावा कभी रिवील नहीं होते। पर किम हंटर होने से इनकार करता है। म्यू फिर पूछती है कि वो असल में है क्या। किम बोलता है कि देख के ही पता चल जाता है, वो बस एक सिंपल जेनिटर है। वो बोलता है कि कल भी उसको काम है और अब घर जाके रेस्ट करना है। किम सोचता है कि ये एक बहुत ट्रांसपेरेंट सवाल था और अगर म्यू स्मार्ट हंटर है तो वो इसका फायदा उठा के उससे कुछ निकालने की कोशिश करेगी। अब वो बस एक सिंपल डंजन क्लीनर है और उसको डाउट है कि वो फिर से मिलेंगे। जाने से पहले म्यू उसको थैंक यू बोलती है और ये किम को सरप्राइज करता है। वो सोचता है कि क्या म्यू सच में किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल है। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ म्यू फिर से थैंक्स बोलती है और मौका देख के किम को किसी चीज़ के लिए इनवाइट करती है। थोड़ी देर बाद म्यू एसोसिएशन में जाती है और ब्रेक के लिए रिक्वेस्ट करती है। बोलती है कि सपोर्ट टीम भी सोचता है कि उसको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। कैप्टन ली सू यांग पूछता है कि क्या ये टेस्ट रिजल्ट्स की वजह से है। म्यू बोलती है हाँ। लिली जो ऑपरेशंस टीम का कैप्टन है बोलता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पॉसिबल है। म्यू आर्ग्यू करती है कि वो ब्रेक के दौरान अपनी स्किल्स इंप्रूव करेगी, पर कैप्टन कन्विंस नहीं होता और पूछता है कि क्या वो किसी बॉयफ्रेंड के साथ ट्रैवल करने का प्लान बना रही। म्यू इंसिस्ट करती है कि ऐसा नहीं है। वो बोलती है कि उसको काम पर वापस आने से पहले कुछ स्वॉर्ड स्किल्स सीखनी है। ली पूछता है कि क्या वो कोई एकेडमी ज्वाइन करने वाली है। म्यू बोलती है नहीं, वो प्राइवेट लेसन्स लेगी। कैप्टन पूछता है कि क्या उसको कोई मास्टर पता है जो प्राइवेट लेसन्स देता है। म्यू बोलती है एक जेनिटर जो उसको रिसेंटली मिला। कैप्टन पूछता है कि क्या कोई बेटर नहीं मिला सिखाने के लिए और बोलता है कि एक सिंपल जेनिटर ये नहीं कर सकता, कैंडो एकेडमी जाना बेटर होगा। जवाब में म्यू बोलती है कि वो खुद देख लेगी। फिर कैप्टन पूछता है कि क्या ये जेनिटर ही था जिसने उसको मेडिकल एग्जाम करने को कहा। म्यू तुरंत सोचती है कि कैप्टन को ये कैसे पता चला। उसको नर्स याद आते जिसने उसका ट्रीटमेंट किया, शायद उसने ही लीक किया। पर कैप्टन बोलता है कि एक जेनिटर प्रोफेशनल हंटर को सिखाने के लायक नहीं है। म्यू बोलती है कि जेनिटर ने अभी तक एग्री नहीं किया क्योंकि पिछली बार जब बात हुई उसने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। ली पूछता है कि फिर वो क्या करेगी। म्यू बोलती है कि वो तब तक इंसिस्ट करती रहेगी जब तक जेनिटर ट्रेनिंग के लिए मान नहीं जाता। गुस्से में कैप्टन बोलता है कि जो करना है कर, पर वार्न करता है कि कुछ हफ्तों में एक बड़ा डंजन क्लियर होना है और उसको उससे पहले वापस आना होगा। ये बोलकर म्यू थैंक्स करती है और चली जाती है। इसके बाद कैप्टन बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन बैकवर्ड्स जा रहा है और सोचता है कि एक हंटर जेनिटर से क्या सीख सकता है।
वो ये भी सोचता है कि बाकी टीम्स को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना टीम 2 का कैप्टन उसका मजाक उड़ाएगा। ली को शक होता है कि क्लीनिंग टीम का इसमें कुछ रोल है। बस ये सोचकर ही उसका पेट घूम जाता है। फिर वो एक कॉल करता है और पूछता है कि मैनेजमेंट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अवेलेबल है, क्योंकि उसको कुछ डिस्कस करना है। कुछ दिन बाद एक नया डंजन खुलता है और किम अंदर क्लीनिंग कर रहा है। अजीब बात यह है कि वो गुड मूड में है, जो उसके टीम को स्ट्रेंज लगता है। किम ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका एक स्किल अनलॉक हुआ है, उसको पता नहीं क्यों, पर वो सोचता है कि ये एक बड़ी बात है। पाक पास आता है और बोलता है कि उसको एम्प्लॉइज की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं, पर पूछता है कि वो लड़की उसके साथ क्यों आई। किम अपने मन में सोचता है कि ये उसका आइडिया नहीं था, फिर भी वो एक्सक्यूज देता है कि टीम में एक बंदा कम था तो उसको हेल्प चाहिए थी। पार्क समझता है पर बोलता है कि वो एक हंटर है और अगर एसोसिएशन को पता चला तो प्रॉब्लम हो सकती है। किम को ये पता है पर बोलता है कि वो उसकी मर्जी के खिलाफ आई। जैसे म्यू ने अपने कैप्टन को बताया, वो किम के पास गई और उससे ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट किया। उस टाइम किम फुल शॉक में था, सोच रहा था कि कौन सा हंटर एक जेनिटर से हेल्प मांगता है। अब वो ये सोच रहा है कि उसको म्यू से कैसे पीछा छुड़ाए। उसने म्यू को गिव अप कराने के लिए कहा कि अगर वो क्लीनिंग में हेल्प करेगी तब वो कंसिडर करेगा। सोचता था कि वो कभी नहीं मानेगी, पर उसके सरप्राइज में म्यू ने कहा कि अगर ये कंडीशन है तो वो क्लीनिंग में हेल्प करेगी। किम ने उसको अंडर एस्टिमेट किया था। उसने सोचा था कि इतने बड़े ईगो वाली लड़की कभी ऐसा नहीं करेगी, पर अब उसको रियलाइज होता है कि उसका जजमेंट गलत था और अब उसको म्यू के साथ डील करना पड़ेगा। पर सोयून के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ये पसंद नहीं कि किम अपनी एक्स को ये काम करने पर फोर्स कर रहा है, क्योंकि वो ये मान चुकी है कि दोनों पहले डेट करते थे और इस वजह से सोयून को थोड़ी जेलसी होती है किम को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के इतना क्लोज देखकर, खासकर जब वो उसको काम पे ले आया तो उनके बीच का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। थोड़ी देर बाद किम पागल होने वाला होता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि एमजेयू उसका पीछा हर जगह करेगी। वो उसको टीचर बोलती है और कहती है कि फ्लोर से खून नहीं निकल रहा। किम उसको बोलता है कि उसको ऐसे मत बुलाए। वो ये भी कहता है कि बस जोर लगाकर साफ नहीं करना और समझाता है कि मॉन्स्टर ब्लड और ह्यूमन ब्लड में अंतर होता है, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। पहले ह्यूमन ब्लड को कपड़े से पोंछना चाहिए, फिर बाकी को आग से पिघलाओ। दोनों को एक साथ कभी साफ मत करो। इसके अलावा वो बोलता है कि ब्लड में हमेशा नुकीले दांत और मांस मिक्स होते हैं, तो चाकू से खुरच कर सारे मॉन्स्टर अवशेष एक जगह जमा करने होते हैं। किम ये भी बोलता है कि चाकू यूज करने के बाद हमेशा साफ करना जरूरी है, क्योंकि मॉन्स्टर ब्लड ब्लेड को खराब करता है। एमजेयू कंफ्यूज सा चेहरा बनाती है जब इतनी सारी जानकारी समझने की कोशिश करती है। ये देखकर किम सोचता है कि शायद वो अब हार मान लेगी और पूछता है कि वो ठीक है क्या। एमजेयू बोलती है कि वो बस सोच रही थी कि क्लीनिंग वास्तव में काफी गहरी है और किम निश्चित रूप से सामान्य बंदा नहीं है। ये देखकर टीम लीडर बोलता है कि किम जूनवू अब एक कंप्लीट क्लीनर है और ऐसा कुछ नहीं जो वो सिखा नहीं सकता। इससे किम थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। फिर किम सोचता है कि ये सामान्य तो बिल्कुल नहीं है और वो हैरान है कि इस सिचुएशन में क्या बड़ा है कि वो खड़ा मुस्कुरा रहा है, खासकर जब वो एक एसएस रैंक हंटर था और अब वो इस बात पर गर्व महसूस कर रहा है कि वो एक कंप्लीट क्लीनर बन गया। जब वो सोच में खोया होता है, टीम लीडर रूकी के काम की भी तारीफ करता है, पर इस सिचुएशन से खुश नहीं है सोयान। थोड़ी देर बाद एमजेयू बोलती है कि उसने क्लीनिंग खत्म कर दी और अब क्या करना है। सो यून मौका देखकर उसको कहीं और ले जाती है और टीम लीडर से पूछती है कि क्या ये ठीक है। पार्क बोलता है कि दूसरी तरफ ढेर सारे शव हैं और क्या वो संभाल सकते हैं। सो यून बोलती है हाँ, वो सच में एक हंटर के साथ काम करने का मौका लेना चाहती है और बोलती है कि जल्दी वापस आएगी। दोनों को जाते देख हान संग हुक बोलता है कि अगर फाइट हो तो वो हंटर पर शर्त लगाएगा। किम इससे असहमत नहीं हो सकता। डंजन के दूसरे साइड पे सो यून को समझ नहीं आता क्या करे। वो आवेग में अपने सहकर्मी को वहां ले आई, पर अब उसको पता नहीं क्या बोलना है और ना ही वो समझ पाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब एमजेयू पूछती है कि वो ठीक है क्या, क्योंकि वो काफी थकी हुई लग रही है। सोयून बोलती है कि वो ठीक है, पर एमजेयू उसकी आंखों में देखकर समझ जाती है कि ये सच नहीं। फिर सोयून बोलती है कि पिछले कुछ दिनों से वो ठीक से सो नहीं पाई और एमजेयू पूछती है कि क्या कोई चीज उसको रात भर जगाए रखती है। सोयून जवाब देने में हिचकिचाती है। वो बोलती है कि उससे कुछ और बात करनी है और ईमानदारी से स्वीकार करती है कि ये पहली बार है जब उसने किसी हंटर से बात की है। एमजेयू बोलती है कि बताने को कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, बस ये कि उसने अपने फादर के नक्शे एकदम फॉलो किए और हंटर बनी। सोयून पूछती है कि क्या वो अपने फादर के साथ काम करती है, पर एमजेयू बोलती है नहीं, उसके फादर का कंधा चोटिल हो गया था और उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उनके सुपीरियर ने कहा कि वो बीमारी का बहाना बना रहा था काम छोड़ने के लिए, और जो लोग उसके साथ काम करते थे उन्होंने उसको हमेशा सावधानी से चलने को मजबूर किया। तो उसके फादर ने दर्द सह के काम किया ताकि दूसरों पर बोझ ना बने, जिससे उसकी चोट और खराब हो गई। सो यून बोलती है कि ये अविश्वसनीय है कि सहकर्मी ऐसा करेंगे, पर एमजेयू बोलती है कि एसोसिएशन में सहकर्मी नहीं होते, बस हायर या लोअर रैंक के लोग होते हैं। वो बोलती है कि उसके फादर बी रैंक हंटर थे जब तक उनको नौकरी से नहीं निकाला गया, पर जॉब छोड़ने के बाद किसी ने उनकी परवाह नहीं की, उनको बस एक बेकार उपकरण की तरह देखा गया। एमजेयू बोलती है कि पूरी एसोसिएशन ऐसी जगह है जहाँ पदानुक्रम सब कुछ है, जहाँ लोग कमज़ोर के साथ बहुत सख्त और मजबूत के साथ बहुत कमज़ोर व्यवहार करते हैं। उसके साथ काम करने वाले हंटर्स के साथ भी यही होता है। पर एमजेयू बोलती है कि क्लीनिंग टीम ऐसी नहीं है। फिर एमजेयू टॉपिक बदल देती है क्योंकि माहौल थोड़ा हैवी हो गया था, और सो यून से पूछती है कि क्या उसको अपना टीचर पसंद है। सो यून शर्मा जाती है और पूछती है कि क्या ये इतना ऑब्वियस है। एमजेयू बोलती है हाँ, कोई भी नोटिस कर लेगा। अभी भी एम्बैरेस्ड सो यून बोलती है कि किम अपने काम में अच्छा है
और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रॉन्ग सेंस है। पहले दिन वो आया नहीं था तो उसको लगा किम कोई ड्रिल आउट है, पर जब वो फाइनली आया उसने अपने एफर्ट और क्लीनिंग के नॉलेज से उसको सरप्राइज कर दिया, क्योंकि उसको डंजन्स और मॉन्स्टर्स के बारे में किसी से भी ज्यादा पता है और जो इन्फो वो देता है वो सुपर यूजफुल और एक्यूरेट है, कंट्रोल टीम से भी बेटर। इससे एमजेयू सोचती है कि किम डेफिनेटली नॉर्मल बंदा नहीं है। उसका नॉलेज इसकी तस्दीक करता है और यही काफी है उसको अपनी नजरों में रखने के लिए। पर वो बोलती है कि उसको किम में उस तरह की इंटरेस्ट नहीं है। तो सो यून पूछती है कि फिर वो पूरे दिन उसका पीछा क्यों करती है। एमजेयू बोलती है जैसे उसने बताया एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो अभी उनको मीट नहीं कर पा रही, इसलिए उसको और स्ट्रांग होना है और इसके लिए उसको किम की हेल्प चाहिए। ये सुन के सोयून को रियलाइज होता है कि उसने पूरी सिचुएशन गलत समझी थी और वो पूछती है कि क्या इसका मतलब एमजेयू किम की एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। थोड़ी देर बाद वो लोग वापस आते हैं। दोनों के बिहेवियर देखकर किम पूछता है कि कब से ये दोनों इतने क्लोज हो गए। पार्क तब बोलता है कि यहाँ का बॉस एक पॉइजनस मॉन्स्टर है और सबको वार्न करता है कि केयरफुल रहो, क्योंकि अगर पॉइजन स्किन के कांटेक्ट में आया तो डेंजरस है, पर ओवरऑल ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो सो यून का टेंशन खींचता है और बोलता है कि वो यूजुअल से स्लो है। पूछता है कि सब ठीक है क्या। सो यून बोलती है कि उसका यूनिफॉर्म थोड़ा अनकंफर्टेबल है और मास्क से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पर इंसिस्ट करती है कि इससे उसका काम अफेक्ट नहीं होगा। हान सांग हुक पूछता है कि क्या इक्विपमेंट रिप्लेस करने का टाइम नहीं है और सजेस्ट करता है कि बॉस एसोसिएशन से बजट इंक्रीज के लिए रिक्वेस्ट करे। पार्क समझता है कि वर्क प्लेस सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है कि उसने ट्राई किया था पर एसोसिएशन का कहता है कि उसके लिए पैसे नहीं है। खैर वो बोलता है कि अभी जो है उससे काम चला लो और बॉस रूम में घुस जाओ। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं उनको ढेर सारे कॉप्सेस दिखाई देते हैं और उनमें से मेन बॉस का कॉप्स। पार्क सबको रिमाइंड करता है कि स्किन एक्सपोज मत करना। किम जानता है कि जाइंट स्लाइम हार्मलेस लगता है, पर अगर उसके पॉइजन के कांटेक्ट में ज्यादा देर रहो तो कॉन्टेमिनेट हो जाओगे। टाइम लिमिट बस 5 मिनट का है। अगर इस डंजन में पॉइजन हो गए तो कोई उम्मीद नहीं और डबल कॉशन चाहिए। खैर वो काम शुरू करते हैं और टीम लीडर सब कुछ मॉनिटर करता है। वो नोटिस करता है कि सो यून खड़ी है एक जगह। जब वो उसके पास जाता है सो यून बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है। ये देखकर पूरा ग्रुप टेंशन में आ जाता है, सब घबरा जाते हैं। फिर लीडर रियलाइज करता है कि सोयून बेहोश है और उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लगती। किम बोलता है कि शायद उसका मास्क टूट गया है और लीडर बोलता है कि उसको यहाँ से बाहर ले जाना होगा और सपोर्ट टीम को बुलाओ। किम सोचता है कि उसको पहले ही वार्न करना चाहिए था कि ज्यादा केयरफुल रहे। अब उसको लगता है कि बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि सपोर्ट टीम 5 मिनट में एंटीडोट के साथ नहीं पहुंच सकती। जब कोई पॉइजन होता है तो पूरे बॉडी में अनबियरेबल दर्द होता है और एंड में सबसे बुरा होता है। हान सांग हुक किम को बोलता है कि बस खड़ा मत रहो, हेल्प चाहिए। किम एमजेयू को बोलता है कि उसकी स्वॉर्ड पकड़ो। एमजेयू हेजिटेट करती है, समझ नहीं पाती कि वो क्या करने वाला है। बाकी लोग किम को बोलते हैं कि जल्दी हेल्प के लिए जाओ, पर वो बोलता है कि टाइम नहीं है। उसको बस एमजेयू से स्वॉर्ड चाहिए और बोलता है कि कट जल्दी होगा। एमजेयू बोलती है कि वो जो भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमजेयू बोलती है कि वो सो यून को नहीं काटेगी। वो इंसिस्ट करती है कि कोई और तरीका होगा उसकी हेल्प करने का, पर किम बोलता है कि वो उससे सो यून को काटने को नहीं बोल रहा, बल्कि उसको काटने को बोल रहा है। टीम लीडर घबरा जाता है, समझ नहीं पाता कि किम क्या करने की कोशिश कर रहा है, पर किम सिर्फ एमजेयू से बात करने पर फोकस करता है, उसको कन्विंस करने की कोशिश में। आखिर में एमजेयू स्वॉर्ड इक्विप करने को मान जाती है। वो बोलती है कि उसको नहीं पता किम क्या कर रहा है, पर वो समन परफॉर्म करती है। उसी वक्त किम देखता है कि एमजेयू एक स्किल यूज कर रही है और बोलता है कि उसने ये ऑर्डर नहीं किया था, उसने तो बस एक नॉर्मल कट मांगा था। पर तुरंत बाद एमजेयू उसको स्लैश करती है। किम को ब्लो से इंटेंस दर्द होता है और उसका सिस्टम डिटेक्ट करता है कि उस पर अटैक हुआ है। यही वो चाहता था, क्योंकि अब वो कॉम्बैट मोड में जा सकता है और कुछ लॉक्ड स्किल्स एक्सेस कर सकता है। किम बोलता है कि वो सोयून को उठा के सपोर्ट टीम के पास भागेगा और बाकी लोग वहां मिले। पार्क को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और बोलता है कि अब 2 इंजर्ड लोग हैं, दोनों को बाहर ले जाने में बहुत टाइम लगेगा। एक लाइट की फ्लैश की तरह किम लड़की को उठाता है और तेजी से भाग जाता है। बाकी लोग उसकी स्पीड देखकर स्टैंड रह जाते हैं। हाइपर बूस्ट एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी है, पर ये सिर्फ कॉम्बैट में ही एक्टिवेट होती है, इसलिए किम ने जल्दी सोचा और एमजेयू से उसको स्ट्राइक करने को कहा। खैर उसको जल्दी करनी है, उसके पास सिर्फ 3 मिनट हैं। थोड़ी देर बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, पार्क और बाकी टीम भी आ जाती है और वो सोयून के ट्रीटमेंट के लिए थैंक्स करता है। डॉक्टर बोलता है कि ये बहुत डेंजरस था, पर वो लकी थे और टाइम पे पहुंच गए। वो बोलता है कि सोयून अब विजिटर्स से मिल सकती है और पूछता है कि उसको कौन लाया। किम अपना इंट्रो देता है, किम जुनवू। फिर डॉक्टर बोलता है कि जाने से पहले उसको हॉस्पिटल रिसेप्शन पर बिल पे करना होगा, जिससे किम इरिटेट हो जाता है, क्योंकि लड़की को बस कुछ स्टिचेज ही चाहिए थे। इसके बाद वो उसके रूम में जाते हैं। पार्क बोलता है कि उसने सच में सबको टेंशन दी और उसको बताना चाहिए था कि कुछ गलत है। हान सांग हुक कमेंट करता है कि इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा था तो वो सच में पुराना होगा। वो बोलता है कि 1 साल से ज्यादा प्रोटेक्टिव गियर ना रिप्लेस करना डेंजरस है, पर एसोसिएशन को सिर्फ हंटर्स की परवाह है, क्लीनर्स की नहीं। बॉस उसको डांटता है, पर हान सांग बोलता है कि उसने कुछ गलत नहीं कहा। फिर उसको रियलाइज होता है कि उसने क्या बोला और ऐड करता है कि गलती हंटर्स की नहीं, एसोसिएशन की है। एमजेयू बोलती है कि उसको बुरा नहीं लगा। खैर पार्क सो यून को बोलता है कि इस मौके का फायदा उठा के रेस्ट करे। वो ये भी बोलता है कि टेंशन ना ले, वो खुद वर्क एक्सीडेंट रिपोर्ट हैंडल करेगा। किम को बाहर जाते देख सो यून पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। किम बोलता है कि बस थोड़ी फ्रेश हवा लेने। किम पूरी सिचुएशन के बारे में सोच में पड़ जाता है, क्योंकि एक टीममेट को पुराने इक्विपमेंट की वजह से वर्क एक्सीडेंट हुआ, पर उसके दिमाग में असल में ये नहीं है।
उसको याद आता है कि उसका एक स्किल अनलॉक करने के लिए एक कंडीशन है जिसमें स्पेसिफिकली क्लीनिंग टीम के लिए बजट बढ़ाना शामिल है, और वो कंक्लूड करता है कि ये परफेक्ट टाइम है ये सजेस्ट करने का, क्योंकि अगर वो इस एक्सीडेंट का यूज करके एसोसिएशन पर प्रेशर डाले तो उनके पास अपनी इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए सपोर्ट देने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। सो यून के पास वापस वो बोलती है कि किम ठीक नहीं लगा और पूछती है कि क्या उसके साथ कुछ हुआ। पार्क बोलता है कि शायद वो जो कुछ हुआ उससे गुस्सा है। सो यून खुद को ब्लेम करती है, पर बॉस उसको रीएश्योर करता है कि ये उसकी गलती नहीं, और मेंशन करता है कि किम भी इंजर्ड हुआ। भले ही वो हॉट हेडेड लगे, उसको लगता है कि किम अपने टीममेट्स की बहुत परवाह करता है, इसलिए उसको थोड़ा कूल ऑफ करने का टाइम चाहिए। एमजेयू सोचती है कि किम अपने टीममेट्स का इतना ख्याल रखता है कि अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस कर देता है, और कंक्लूड करती है कि उसको उससे बहुत कुछ सीखना है। इस बीच हानसांग हुक को किम और ज्यादा सस्पिशियस लगने लगता है। वो बोलता है किम ने सो यॉन को एक स्किल से बचाया और ये कोई आम जैनिटर के बस की बात नहीं, क्योंकि सो यॉन बेहोश थी, उसने ये सब देखा नहीं और बोलती है कि उसे पता नहीं था, इसलिए उसने किम का शुक्रिया भी नहीं किया। इस बात पे पार्क ने मिंजू से पूछा कि वो किम के बारे में क्या सोचती है। मिंजू को पक्का नहीं पता, बस लगता है कि वो अच्छा इंसान है और चेहरा भी ठीक है, लेकिन पार्क ने कहा कि वो ये नहीं पूछ रहा, वो हंटर के नजरिए से उसकी राय मांग रहा है। मिंजू को थोड़ी शर्मिंदगी हुई, समझ आया कि उसने ज्यादा बोल दिया। पार्क बोलता है कि किम के लिए जेनिटर का काम करना वेस्ट है, क्योंकि उसे डंजन्स का इतना ज्ञान है और अटैक टेक्निक्स भी आती हैं। फिर वो पूछता है कि क्या किम ऑपरेशंस टीम में ट्रांसफर के लिए फिट है। मिंजू बोलती है कि किम एक्सपीरियंस और नॉलेज में ज्यादातर हंटर्स से आगे है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो क्लीनिंग टीम में है। हान संग हट को गुस्सा आता है और वो पूछता है कि क्या क्लीनिंग टीम वाला कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मिंजू बोलती है कि बात उल्टा है, जिससे वो और कंफ्यूज हो जाता है। वो समझाती है कि भले ही वो बी रैंक हंटर है, उसे किम की पावर लेवल का अंदाजा नहीं लगता, और फिर भी उसने खुद क्लीनिंग टीम चुना। पार्क पूछता है कि क्या वो कह रही है कि किम ने जानबूझकर ये जॉब चुनी जबकि वो कहीं हायर जगह हो सकता था। मिंजू हाँ बोलती है और कोई वजह नहीं सोच पाती। पार्क को समझ नहीं आता कि कोई ऐसा क्यों करेगा। फिर मिंजू बोलती है कि उसे बस एक हंच है, लेकिन उसका यकीन है कि उसके टीचर के पास गजब के स्किल्स हैं। वो बस एसोसिएशन या हंटर हायरार्की में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उसे क्लीनिंग टीम की दोस्ती ज्यादा पसंद है। ये बात सुन के सब दंग रह जाते हैं और सच में यकीन करने लगते हैं। फिर टीम लीडर बोलता है कि अगर ये किम की मर्जी है तो वो डिपार्टमेंट ट्रांसफर का जिक्र दोबारा नहीं करेगा। हैंसन हैक्स बोलता है कि अगर किम को अपनी टीम से इतना प्यार है तो शायद वो सीधा एसोसिएशन में एक्सीडेंट के बारे में शिकायत करने गया। सोचने पे मिंजू को लगता है कि ये बिल्कुल मुमकिन है। बात उसकी ही चली, प्रोटैगनिस्ट ने एग्जैक्टली वही किया। वो सीधा सुइन चियल, जो सुपरनैचुरल डायमेंशन मैनेजमेंट एसोसिएशन केएसयू ब्रांच का डायरेक्टर है, से बात करने गया। टॉप बॉस पूछता है कि ये कौन है। किम बोलता है कि वो बस एक जेनिटर है जिसको कुछ कहना है। डायरेक्टर के सामने खड़ा होकर प्रोटैगनिस्ट क्लीनिंग टीम के लिए बजट बढ़ाने की रिक्वेस्ट करता है। सुइन चियल को ऐसी रिक्वेस्ट पे हैरानी होती है। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि ये डायरेक्टर एसयू ब्रांच का बड़ा आदमी है और उसका इन्फ्लुएंस एसोसिएशन में काफी है। एक एक करके कनेक्शन से उसका ग्रुप बढ़ा। सुइन चियल बोलता है कि ऐसी रिक्वेस्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। किम बोलता है कि अच्छा हंटर एक मॉन्स्टर के पीछे नहीं भागता, सीधा बॉस के पास जाता है। तुरंत सुमेनियल पूछता है कि क्या वो हंटर है, लेकिन किम बोलता है कि नहीं, वो बस जेनिटर है। सुमेनियल बोलता है कि क्लीनिंग टीम का लीडर भी उसके पास बजट बढ़ाने की बात नहीं लाया, लेकिन एक नया एम्प्लॉय इतना इनिशिएटिव ले रहा है। डायरेक्टर बोलता है कि किम नया है, इसलिए शायद उसे एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना नहीं आता, इसलिए ऐसा बिहेव किया। खैर, वो पूछता है कि अगर बजट मिल गया तो किम क्या करेगा। किम बोलता है कि बजट इतना कम है कि कॉस्ट भी कवर नहीं होते। सोइन चियल बोलता है कि किम में गट्स हैं और अब तक उसने इग्नोर किया था, लेकिन उसकी बोल्डनेस को इग्नोर करना मुश्किल है। सीधा मुद्दे पे आते हुए किम बोलता है कि एक एक्सीडेंट हुआ था, इक्विपमेंट पुराना था, नया खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए पुराने से काम चला रहे थे, जब तक टीम का एक मेंबर पुराने गियर की वजह से इंजर्ड हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। डायरेक्टर बोलता है कि उसे इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली। किम जवाब देता है कि ये अभी अभी हुआ है। प्रोटैगनिस्ट का कॉन्फिडेंस डायरेक्टर का ध्यान खींचता है और वो सोचता है ये लड़का इतना रूड और डिसरिस्पेक्टफुल क्यों है। किम बोलता है कि उसे पता है डायरेक्टर क्लीनिंग टीम से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट्स होने नहीं चाहिए। तो मिल को अफसोस होता है, लेकिन वो बोलता है कि हेडक्वार्टर्स के पास पैसे नहीं है और किम को शायद सिचुएशन का पता नहीं, क्योंकि वो ज्यादा टाइम से काम नहीं कर रहा। प्रोटैगनिस्ट इस बात से एग्री नहीं करता। वो कहता है कि डायरेक्टर ने इस साल बजट का बड़ा हिस्सा लिया होगा, क्योंकि सुपरनैचुरल सब्जुगेशन डिपार्टमेंट का बजट काफी हाई था और उसका 70% ऑपरेशंस टीम को गया। तो वो बोलता है कि डायरेक्टर एक साल में सब यूज नहीं कर पाएगा, जो बचता है वो बेकार चीजों पे खर्च हो जाता है और किम बस थोड़ा सा शेयर मांग रहा है उनके लिए जो सच में नीड में है। इतनी बड़ी बात सुनकर डायरेक्टर हैरान हो जाता है और दोबारा पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट असल में है कौन। किम अपनी बात पे अडिग रहता है और बोलता है कि वो बस एक सिंपल जैनिटर है, और डायरेक्टर होने के नाते वो कहता है कि सीओ मैनचील्ड को अपनी पोजीशन के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है ये जगह पाने के लिए, तो थोड़ी देर तक तो उसे होल्ड करना चाहिए। वो ये भी बोलता है कि क्लीनिंग टीम को पहले से ही बुरा ट्रीट किया जाता है, और अगर लोगों को एक्सीडेंट और उसके सर्कमस्टांसेस के बारे में पता चला तो और बुरा होगा। सुमियो पूछता है कि क्या ये धमकी है। किम बोलता है कि नहीं, वो बस रियलिस्टिक बात कर रहा है। फिर डायरेक्टर बोलता है कि उसे सिचुएशन समझ आ गई है और पूछता है कि किम कितना बजट इंक्रीज चाहता है। किम बोलता है कि वो डायरेक्टर पे छोड़ता है। उसको लगता है कि उसके सिस्टम ने बजट इंक्रीज का कंडीशन रखा है, लेकिन स्पेसिफिक अमाउंट नहीं मांगा, तो जब तक बजट बढ़ता है उसे फायदा है। जाने से पहले डायरेक्टर उससे पूछता है कि क्या वो किम मिजू नाम के हंटर को जानता है। किम पूछता है कि
ये क्यों जानना चाहता है। इस पे डायरेक्टर को लगता है कि ये वही जैनिटर है जिसका मिंजू ने जिक्र किया था, तो वो बस बोलता है कि वो बजट इंक्रीज रिव्यू करेगा और जल्दी कॉन्टैक्ट करेगा। डायरेक्टर के मुंह से मिंजू का नाम सुन के प्रोटैगनिस्ट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन खैर वो चला जाता है। इधर डायरेक्टर सोचता है कि किम कोई सिंपल जैनिटर नहीं है जैसे उसने क्लेम किया। वो सू यांग जो मिंजू का सुपीरियर है को कॉल करता है और बोलता है कि उसने अभी उस जैनिटर से बात की जिसका मिंजू ने जिक्र किया था, लेकिन उसे लगता है कि वो बस जैनिटर नहीं है क्योंकि उसे इतना कुछ पता है, शायद उसका एसोसिएशन से कोई कनेक्शन है। वो ये भी बोलता है कि जैनिटर ने क्लीनिंग टीम के लिए बजट इंक्रीज प्रपोज किया, लेकिन उसे शक है कि ये उसका असली गोल नहीं है। ये सुन के सुयांग बोलता है कि वो तो सोच रहा था कि इस जैनिटर को लेसन सिखाए क्योंकि उसे अपने सीनियर्स के सामने झुकना सीखना चाहिए। अगले दिन इंसिडेंट के बाद चीफ पार्क को एक लेटर मिलता है और वो देखता है कि ये डिसिप्लिनरी एक्शन का है। वो बोलता है कि कॉम्पनसेशन के बजाय एसोसिएशन उन्हें पनिश करना चाहती है और हंटर से पूछता है कि क्या ये कोई सेंस बनाता है। वो बोलती है कि नहीं और उसे भी हैरानी है। लेटर में क्लेम है कि डिसिप्लिनरी एक्शन इसलिए है क्योंकि मॉन्सो योन ने मल्टीपल जॉब्स करके रूल तोड़ा और थकान की वजह से एक्सीडेंट हुआ। पार्क और बाकी लोग इस पे शॉक हो जाते हैं। ये तो छोड़ो, कंपनसेशन रिक्वेस्ट भी डिनाई कर दिया गया क्योंकि एसोसिएशन ने क्लेम किया कि एक्सीडेंट पर्सनल नेग्लिजेंस की वजह से हुआ और ये प्रूव नहीं हुआ कि इक्विपमेंट अनफिट था। प्रोटैगनिस्ट ये सब सुनता है और सोचता है क्या सच में सुमिंचोल ऐसे हैंडल करने वाला है। मानसू यान टीम को शांत करने की कोशिश करता है और बोलता है कि सब ठीक है। वो बोलती है कि डिसिप्लिनरी एक्शन बस एक वार्निंग है और उसे वैसे भी कंपनसेशन की उम्मीद नहीं थी। किम के दिमाग में बस अपनी बात चल रही है क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बजट नहीं बढ़ा तो उसकी एबिलिटी अनलॉक नहीं होगी। हान संगुक बोलता है कि अब वो किम को अलग नजर से देखता है और प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि इसका मतलब क्या है। हान कहता है कि उसने सुना किम ने क्लीनिंग टीम के लिए गोली खा ली और डायरेक्टर से भी मिलने गया, भले ही उसे चाहा हुआ रिजल्ट ना मिला। ग्रुप में सबने इसे पॉजिटिवली देखा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को ये पसंद नहीं क्योंकि अच्छा बंदा दिखना उसके प्लान का हिस्सा नहीं है। खैर बॉस उससे बोलता है कि एक और वर्कडे शुरू करो और सबको वार्न करता है कि ज्यादा ओवरडू ना करें, खासकर सोयान। इधर किम सोचता है कि उसने ज्यादा कुछ मांगा नहीं था और एसोसिएशन पे स्यू भी नहीं किया, लेकिन किसी के मल्टीपल जॉब्स को प्रॉब्लम बोलना एक लो ब्लो था। वो सोचता है कि शायद कोई और वजह है जो हायर अप्स इतना एक्सट्रीम बिहेव कर रहे हैं। तभी मुंह बोलती है कि शायद ये उसकी गलती है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो क्या बात कर रही है। वो कहती है कि पिछली बार जब उसने अपने कैप्टन से बात की उसने क्लीनिंग टीम का जिक्र कर दिया था। वो मान लेती है कि कैप्टन ने शायद बात गलत समझी और इस वजह से उन्हें लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है। किम पूछता है कि कैप्टन का नाम क्या है। वो बोलती है ली सू यांग, कंट्रोल टीम का पहला कैप्टन, और पूछती है कि क्या किम उसे जानता है। प्रोटैगनिस्ट उसे अच्छे से जानता है। उसको पता है कि ली सू यांग मचोल के फैक्शन का बड़ा आदमी है और कनेक्शंस के दम पे कैप्टन बना क्योंकि उसमें टैलेंट नहीं है, तो ये कोई सरप्राइज नहीं कि उसने ऐसा किया। अगले सीन में किम अपने बॉस से बोलता है कि वो बाकी दिन की छुट्टी ले रहा है। थोड़ी देर बाद सू के सैमसंग स्टेशन पे जब लोग आराम से घूम रहे होते हैं, सिटी के बीच में हंगामा शुरू हो जाता है क्योंकि एक नया डंजन आ गया है और उसे तुरंत एसोसिएशन को रिपोर्ट करना है। लेकिन इसके बावजूद प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि काफी टाइम हो गया और सोचता है कि थोड़ी सी अपनी स्किल्स दिखाए। डंजन के अंदर एक बड़ा ऑर्क अटैक के लिए रेडी होता है। बस वो नहीं, और भी उसे घेर लेते हैं जब तक वो अपनी एक एबिलिटी हाइपर बूस्ट एक्टिवेट नहीं करता जो कॉम्बैट में स्पीड बढ़ा देता है। इसके साथ वो आसानी से ऑर्क्स को हरा देता है और डंजन इंटरसेप्शन कर लेता है, मतलब एसोसिएशन की परमिशन के बिना सीक्रेटली डंजन क्लियर करना, जो फ्रीलांस हंटर्स अक्सर करते हैं। किम को लड़ते हुए काफी टाइम हो गया था तो वो अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल नहीं कर पाता। नॉर्मली एक हंटर को डंजन थोड़ी सी इन्फो के साथ क्लियर करना पड़ता है जिससे मोर्टालिटी रेट हाई होती है और बहुत कम लोग ट्राई करते हैं, लेकिन किम को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बस ऑपरेशंस टीम के आने से पहले जल्दी खत्म करना चाहता है। एक सिंपल डंजन 10 मिनट से कम में क्लियर हो जाता है, लेकिन ये उसके रिटर्न से पहले की बात है। अब बिना डिफेंसिव स्किल्स के एक भी हिट उसे मार सकता है, फिर भी वो डंजन आसानी से क्लियर कर लेता है क्योंकि वो पहले भी इसमें था। प्रोटैगनिस्ट बॉस के सामने खड़ा होता है और अपनी स्पीड से डिस्टेंस क्लोज करता है। उसको पता है कि इसे कैसे हराना है, आखिर उसने अपनी पिछली लाइफ में ये किया था। फिर वो एनिमी के वीक स्पॉट पे शोवेल फेंकता है जिससे डैमेज काफी बढ़ जाता है। डायरेक्ट हिट के बाद एनिमी, जो कोई रोबोट जैसा था, एक्सप्लोड हो जाता है। इसके साथ प्रोटैगनिस्ट एक ही दिन में अपना चौथा डंजन क्लियर करता है। एक ऑपरेशंस टीम हंटर नॉर्मली हफ्ते में 3-4 डंजन क्लियर करता है, लेकिन ये लो लेवल डंजन्स हैं तो प्रॉफिट कम है। किम नोटिस करता है कि डंजन एग्जिट के पास एसोसिएशन की काफी कार्स हैं, शायद हेडक्वार्टर्स में कोई इमरजेंसी की वजह से। आखिर एक ही दिन में 4 डंजन्स का रेवेन्यू गया और उन्हें पता ही नहीं क्योंकि फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के लिए काम नहीं करते और उनकी कमाई छीन लेते हैं। किम को पता है अगर वो पकड़ा गया तो उसकी जॉब चली जाएगी, लेकिन अगर लक साथ दे तो शायद सिर्फ फाइन देकर छुटकारा मिल जाए। खैर वो सोचता है कि उन्हें शक भी नहीं कि वो जैनिटर है। फिर वो डिसाइड करता है कि आज के लिए बस काफी है और सोचता है कि हंटर्स के चेहरे कैसे होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि डंजन्स उनके आने से पहले ही क्लियर हो चुके हैं। 2 दिन की छुट्टी के बाद प्रोटैगनिस्ट काम पे वापस आता है, लेकिन जो देखता है उससे शॉक हो जाता है क्योंकि ऑपरेशंस टीम का कैप्टन उसके बॉस से मिलने आया है। किम सोचता है क्या उसकी पोल खुल गई। सुयांग बोलता है कि वो फील्ड विजिट पे है, कहता है कि कभी कभी दूसरी टीम से मिलना जरूरी होता है कैमराडरी बनाने के लिए। प्रोटैगनिस्ट को लगता है ये बिल्कुल बकवास है क्योंकि सुयांग को क्लीनिंग टीम की कोई परवाह नहीं और उसे लगता है कि कैप्टन के आने की एक ही वजह हो सकती है। वो शक करता है कि किम ही डंजन्स इंटरसेप्ट कर रहा है। पार्क टेंशन को कट करता है और बोलता है कि कैप्टन के लिए एक्स्ट्रा आउटफिट लाता है, लेकिन सू यांग बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं क्योंकि वो बस दूर से ऑब्जर्व करेगा। अंदर जाने के बाद बॉस बोलता है कि ये काम थोड़ा टाइम लेगा और पूछता है कि कितना टाइम बचा है।
हानसंग हैक बोलता है कि अगर जल्दी करें तो 1 घंटा। किम मिजू को बोलता है कि बॉडीज पे केमिकल्स डाल दो ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं और क्लीन करना फास्ट हो। बॉस पूछता है कि गैस लेवल कैसा है। मुनसो येन बोलता है कि 150 माइक्रोग्राम पर स्क्वायर मीटर है क्योंकि बॉडीज बहुत जल्दी डिकम्पोज हो रही हैं। हान बोलता है कि सिर्फ बॉडीज नहीं, हॉलवे में बहुत ब्लड भी है और उसे दोबारा स्क्रब करना पड़ेगा। इधर सुयांग सोचता है कि ये लोग बस उसके सामने शो ऑफ कर रहे हैं और सोचता है कि क्या थोड़ी बैट डाल दे। थोड़ी देर बाद वो मिजू से बात करता है और पूछता है कि क्या उसे पिछले 2 दिन के इंटरसेप्शंस के बारे में कुछ पता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि मिजू शायद ये मानती है कि वो फ्रीलांस हंटर है। जब वो मुंह खोलती है, न सिर्फ सुयांग बल्कि पूरा ग्रुप ये कंक्लूड करेगा कि किम ने ही छुट्टी के दिनों में डंजन्स इंटरसेप्ट किए और उसे लगता है कि सुयांग रूम रीड करने की कोशिश कर रहा है। मिजू बोलती है कि हंटर्स में इस बात का बहुत बज़ होगा। सू यांग बोलता है कि वो सस्पेक्ट्स पे नजर रखे हुए हैं लेकिन कुलप्रिट्स को पकड़ना आसान नहीं। लेकिन वो कहता है कि जो भी इंटरसेप्टर को रिपोर्ट करेगा उसके लिए बड़ा रिवॉर्ड है। जो हंटर कुलप्रिट को पकड़ेगा उसे रैंकिंग इवैल्यूएशन में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे और अगर कोई दूसरी टीम उसे पकड़ लेती है तो पर्सनल ट्रांसफर होगा। मतलब अगर क्लीनिंग टीम इंटरसेप्टर को पकड़ लेती है तो वो किसी और टीम में जा सकते हैं। सू यांग बोलता है कि अगर इस टीम का कोई कुछ इंटरेस्टिंग जानता है तो वो सीधा उससे बात कर सकता है, खासकर अगर कोई पिछले 2 दिन में गायब हुआ हो। इससे प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो पक्का गया। इतना बड़ा रिवॉर्ड देख के उसके टीममेट्स रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो सबसे फास्ट होगा वो जीतेगा। सू यांग शायद नेपोटिज्म से एसोसिएशन में आया लेकिन किम भूल गया था कि वो बेवकूफ नहीं है। फिर पार्क किम से बात करता है और पूछता है कि अब वो बेटर फील कर रहा है क्या, क्योंकि कल उसे चोट लगी थी। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि बॉस क्या करने की कोशिश कर रहा है। पार्क बोलता है कि उसने वार्न किया था कि मॉन्स्टर्स डिसमेंटल करते वक्त केयरफुल रहे, तो ये एग्री करता है और बोलता है लकली कल ही चोट लगी, उस दिन नहीं जब बॉस ने विजिट का प्लान किया। हान संग हेसी ऐड करता है कि उसे पता था कि किम के ज्यादा कंफर्टेबल होने पे ऐसा ही कुछ होगा। इसके बाद पार्क बोलता है कि चीफ सू यांग ने बहुत अच्छा ऑफर दिया लेकिन उन्हें कोई ऐसा बंदा नहीं पता जो उसके डिस्क्रिप्शन से मैच करता हो। वो बोलता है कि उन्हें टीम स्विच करना पसंद आएगा और अगर कोई सस्पिशियस दिखा तो तुरंत रिपोर्ट कर देंगे। सू यांग को ये उम्मीद नहीं थी। वो सोचता है कि क्या ये लोग ओवरवर्क से पागल हो गए हैं। मिंजू भी समझ जाती है कि टीम क्या कर रही है, अपने बंदे को बचा रही है। बाद में सू यांग कंपनी हेडक्वार्टर वापस जाता है और अपने सुपीरियर को कॉल करके बोलता है कि वो फील्ड विजिट पर गया था और उसे पक्का लगता है कि वो सस्पिशियस जेनेटर ही इंटरसेप्शंस कर रहा था, लेकिन अभी वो काम पर वापस आया है। लेकिन डायरेक्टर सुमिनिचल बस बोलता है कि क्लीनिंग टीम का बजट बढ़ा देना चाहिए। सू यांग पूछता है कि क्यों। वो कहता है कि जेनेटर को तो डिसिप्लिन करना चाहिए। डायरेक्टर बोलता है कि ये बस गलत बंदे से पंगा लेने की सजा भुगत रहे हैं और कंफर्म करता है कि वो जेनेटर नॉर्मल नहीं है। वो ये भी बोलता है कि उसे किम के असली नेचर पर शक है, जिससे सू यांग काफी हैरान हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट पहले बैंक गया था, अभी भी डंजन से निकलने के बाद गंदा था। एक लड़के ने तो सोचा कि वो खून से लथपथ है, लेकिन उसकी माँ ने उसे कहा कि स्ट्रेंजर्स का ध्यान न खींचे। किम सोचता है कि अगर प्रॉपर तरीके से बजट नहीं बढ़ेगा तो वो उन्हें एक वजह देगा अपना फैसला बदलने की। कॉल पर वापस सू यांग गुस्से में है कि डायरेक्टर ने मैटर से पीछे हट लिया क्योंकि वो क्लीनिंग टीम को पनिश करना चाहता था। लेकिन डायरेक्टर बोलता है कि थोड़ी देर पहले सपोर्ट फंड में एक एनोनिमस डोनेशन आया स्पेसिफिकली क्लीनिंग टीम के लिए और वो भी लगभग उतनी ही अमाउंट में जो इंटरसेप्ट हुई थी। सू यांग बोलता है कि ये तो और कंफर्म करता है कि जेनेटर ही जिम्मेदार है क्योंकि इंटरसेप्शन खत्म होते ही सेम अमाउंट डिपॉजिट हुई। लेकिन सुएल बोलता है कि ये प्रॉब्लम को और बड़ा करता है क्योंकि ये कंफर्म करता है कि कल्प्रिट कौन है। वो कहता है कि अगर किसी के पास इंटरसेप्शन एबिलिटीज हैं और वो क्लीनिंग टीम में छुप के काम कर रहा है तो वो और भी खतरनाक है। डायरेक्टर बोलता है कि अगर वो होता तो कभी ऐसा नहीं करता, वो रैंक क्लाइंब करने का तरीका ढूंढता, गंदा काम करके टाइम वेस्ट नहीं करता। बस इतना ही नहीं, वो बोलता है कि शुरू से ही कुछ गलत लगा क्योंकि जेनेटर सीधा उसके ऑफिस में रेज मांगने आ गया और उसे एसोसिएशन के सारे इंटरनल डिटेल्स भी पता थे। इससे डायरेक्टर को लगता है कि क्लीनिंग टीम में कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। तो वो बंदा सिर्फ नाम का जेनेटर है क्योंकि डायरेक्टर को लगता है कि वो एक्चुअली एसोसिएशन के अंदर का कोई बंदा है, शायद किसी पावरफुल से कनेक्टेड हो सकता है, एसोसिएशन प्रेसिडेंट से भी। और सुएन चियल बोलता है कि प्रेसिडेंट को पर्सनली उससे पसंद नहीं। इससे सुयांग समझ जाता है कि किम की टीम ने उसे क्यों कवर किया और डायरेक्टर का थ्योरी अब सेंस बनाने लगता है। डायरेक्टर बोलता है कि अब से ठीक से काम करना शुरू कर दो क्योंकि उन पे नजर रखी जा रही है और अगर एक गिरा तो दूसरा भी जाएगा। प्रोटैगनिस्ट के पास वापस वो सोचता है कि शायद इंटरसेप्शन केस हैंडल हो गया, अब बस उसका डिपॉजिट बजट में रिफ्लेक्ट होना बाकी है जब तक उसे आगे कुछ अजीब दिखता है। टीम लीडर को भी ये ऑड लगता है क्योंकि उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन जब वो बॉक्सेस खोलते हैं उन्हें पता चलता है कि ये नया क्लीनिंग इक्विपमेंट है। इस पर पार्क पूछता है कि हेडक्वार्टर में क्या हुआ जो ये सब भेजा। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद उसका प्लान काम कर गया और वो देखता है कि एसोसिएशन ने एक लेटर भेजा। उसको लगता है कि शायद लेटर में लिखा होगा कि एक एनोनिमस डोनर ने इक्विपमेंट भेजा, लेकिन उसे लगता है कि ये उसके डिपॉजिट किए अमाउंट के लिए थोड़ा ज्यादा है, जब तक बॉस रिवील करता है कि लेटर में लिखा है कि बजट 200 मिलियन से बढ़ाया गया है, जो अमाउंट प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने जो डिपॉजिट किया उससे 10 गुना है। लेटर में लिखा है कि केयरफुल रिव्यू के बाद एसोसिएशन ने कंक्लूड किया कि बजट कट्स की वजह से इक्विपमेंट खराब होने का एक्सीडेंट पे सीरियस इंपैक्ट पड़ा, इसलिए हेडक्वार्टर्स ने एक्स्ट्रा फंड्स देने का फैसला किया। वो सॉरी भी बोलते हैं और मिस सो यंग को अपॉलॉजी ऑफर करते हैं, साथ ही उसके कंपनसेशन पे दोबारा सोचने का बोलते हैं। ये स्टेटमेंट सुनकर ग्रुप में सब दंग रह जाते हैं। बस इतना ही नहीं, बजट इंक्रीज के साथ सो यंग को वर्कप्लेस एक्सीडेंट के लिए 100 मिलियन की कंपनसेशन भी मिलती है। वो बहुत खुश हो जाती है और किम का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वो बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया।
पार्क बोलता है कि एसोसिएशन ने बस अपना फैसला बदल दिया और ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा। फिर भी जैसे लेटर में लिखा है, फैसला हो गया है और उन्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि किसने किया या क्यों, बस शुक्रिया अदा करना है। वैसे भी ये सब ऑफिस में शिफ्ट करना है क्योंकि ऐसे पड़ा नहीं छोड़ सकते। किम को पता भी नहीं था कि उनका ऑफिस है। पार्क बोलता है कि वो बिल्कुल बेकार है। मजू पूछती है कि ऑफिस कहाँ है और बोलती है कि वो अपने मेंटर के साथ सब कुछ वहाँ ले जाएगी, लेकिन बॉस बोलता है कि सब मिलके कैरी कर सकते हैं। फिर भी वो जिद करती है कि सिर्फ वो दोनों ही हैंडल करेंगे। इधर प्रोटैगनिस्ट अपना सिस्टम चेक करता है और देखता है कि बजट इंक्रीज की वजह से कंडीशन मीट हो गई और उसका हेलफायर स्किल अनलॉक हो गया। इसके साथ वो बोलता है कि अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब वो क्लीनिंग टीम को अलविदा बोल के एलीट हंटर बन जाएगा। अब जब दोनों अकेले होते हैं, मिंजू पूछती है कि क्या पिछले 2 दिन के इंटरसेप्शंस किम ने किए। किम बोलता है कि अगर वो होता तो मजू क्या करती। वो कहती है कि टेंशन ना ले, वो किसी पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए अटैक नहीं करेगी। मजू ये भी पूछती है कि क्या उसने इंटरसेप्शंस के पैसे क्लीनिंग टीम के सपोर्ट फंड में डोनेट किए। किम हाँ बोलता है। हंटर बोलती है कि दूसरे टीम मेंबर्स को भी शायद ये पता है, लेकिन चूंकि इससे किम ट्रबल में आ सकता है, वो लोग बोलने में केयरफुल हैं। वो ये भी कहती है कि चाहे कितना भी टैलेंटेड बंदा अपनी एबिलिटीज छुपाने की कोशिश करे, वो दूसरों को दिखी जाती है क्योंकि किम का स्किल इतना हाई लेवल का है कि छुपा नहीं सकता चाहे वो चाहे, और अगर अभी बच भी गया तो अगली बार पकड़ा जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो क्लीनिंग टीम में रहना मुश्किल होगा। ये सोच के किम को लगता है कि वो इसे अपने फायदे में यूज कर सकता। उसने कभी सोचा नहीं था कि मिजू उसकी हेल्प करेगी और अब वो उसके क्लीनिंग टीम ज्वाइन करने की वैल्यू समझता है। लेकिन किम के उलट मिजू को क्लीनिंग टीम में मजा आ रहा है और वो पूछती है कि क्या उसका टीचर भी रहेगा। किम उसके रिएक्शन से हैरान हो जाता है, लेकिन वो कहती है कि वो उसे क्लीनिंग टीम में हमेशा रहने में हेल्प करेगी। अब मिजू बी रैंक हंटर है, लेकिन वो बोलती है कि अगर वो ए रैंक तक पहुंच गई तो उसे किम को क्लीनिंग टीम में छुपा के रखने में हेल्प मिल सकती है। लेकिन उसे क्या पता कि प्रोटैगनिस्ट का इंटेंशन बिल्कुल उल्टा है। कुछ टाइम बाद केन को उसके डंजन इंटरसेप्शंस के रिजल्ट्स दिखते हैं क्योंकि वॉल्स पे अलग अलग ग्राफिटी दिखने लगते हैं। बस इतना ही नहीं, जब वो क्लीन करने गए तो मेस हमेशा से ज्यादा बुरा था। वॉल्स पे इंसल्ट्स लिखे हुए थे, मॉन्स्टर का खून हर जगह स्प्लैटर था और बॉडीज जानबूझ के बिखरी हुई थी। हान सांग हुक गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि रिस्पॉन्सिबल लोगों के पीछे जाना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं और उन्हें बस भूल के आगे बढ़ना चाहिए। उसका सजेशन सबको पसंद नहीं आता, लेकिन किम को पता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे ऑपरेशंस टीम के हंटर्स ने ये किया। किम एक्चुअली उनके पीछे जाना चाहता है, लेकिन उसे ऑपरेशंस टीम के साथ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है ताकि और एबिलिटीज अनलॉक हो सके, और उम्मीद करता है कि वो दोबारा ऐसा ना करें। लेकिन उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती क्योंकि 3 दिन बाद भी ये बंद नहीं हुआ। क्लीनिंग टीम को लगता है ये अनफेयर है और वो बॉस को बोलते हैं कि ऑपरेशंस टीम के खिलाफ कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। पार्क बोलता है कि उसने पहले ही ट्राई किया था, लेकिन उनका कैप्टन ट्रिप पे गया हुआ है और टीम खुद इनकार करती है कि उन्होंने कुछ किया क्योंकि जेनेटर्स कुछ प्रूव नहीं कर सकते। हान फिर सजेस्ट करता है कि हंटर मजू से हेल्प मांगी जाए, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उससे मना करता है कि ये मत करो क्योंकि वो खुद सिचुएशन हैंडल करेगा, और बोलता है कि जब तक वो वापस नहीं आता जगह साफ मत करो। किम इस सबसे बहुत इरिटेट हो चुका है, खासकर क्योंकि उसका एक पैसिव स्किल बिना उसके नोटिस की एक्टिवेट हो गया। वो बोलता है कि वो अपने नॉर्मल रूटीन से पहले ही थक चुका है और अब ये कुछ पंख उससे दिन के 15 घंटे काम करवा रहे हैं, तो वो इसे एक बार और हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। फिर वो सियोल में एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स जाता है और दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। कुछ हंटर्स को ऐसा बिहेवियर पसंद नहीं आता और वो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन किम बस ये सोच रहा है कि आज इस सिचुएशन को सॉल्व करना है। प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि ये सब 3 दिन पहले जो हुआ उसकी वजह से हो रहा है। फ्लैशबैक में दिखता है कि जब एक डंजन खुला, ऑपरेशंस टीम वहां गई और क्लीनिंग टीम से टकराते हुए उन पे इंसल्ट्स शुरू कर दिए। उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं थी कि टीम को हर्ट हुआ या नहीं, क्योंकि वो इस बात से गुस्सा थे कि बजट इंक्रीज ने दूसरी टीम्स को अफेक्ट किया। इतने इंसल्ट सुनने के बाद क्लीनिंग टीम गुस्सा हो जाती है और हान सांग उनका सामना करने की कोशिश करता है जब तक मजू नहीं आती, और पूछती है कि ये लोग कौन हैं। ऑपरेशंस टीम के बंदे अपने अरेगेंस में उसे नोबडी जैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन मजू और सीरियस हो जाती है और अपना सवाल दोहराती है। एक बंदा बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ से हैं, और उसे समझा भी तो वो समझेगी नहीं। तब तक दूसरा बंदा रियलाइज करता है कि ये कौन है और बोलता है कि ये उनकी टीम की सुनबा किम मजू है। फिर वो बोलते हैं कि उन्हें बहुत माफी मांगनी है। मजू पूछती है कि वो माफी क्यों मांग रहे हैं और बोलती है कि उसे भी नहीं पता था कि वो एक ही टीम में है, और कहती है कि पहले उसे न पहचानने की माफी मांगने से पहले अपने एनिमल जैसे बिहेवियर के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्हें डांटने के बाद वो अपनी टीममेट्स के पास जाती है और पूछती है कि वो ठीक हैं क्या। वो बोलते हैं हाँ। मजू कहती है कि हमेशा कुछ नए लोग होते हैं जो बस हंटर बनने की वजह से अपने आप को कुछ समझते हैं, और वो जो हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है। वो सो कॉल्ड न्यूबीज को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन अब वो कुछ बोल नहीं सकते और अपना गुस्सा पी जाते हैं। थोड़ी देर बाद बॉस सबको ग्रीट करता है और पूछता है कि क्या वो एक और दिन का काम शुरू करने के लिए रेडी हैं, लेकिन मजू बोलती है कि वो आज बस अलविदा बोलने आई है। वो कहती है कि इस टाइम में उसने बहुत कुछ सीखा, और पार्क उसकी हेल्प के लिए शुक्रिया अदा करता है। इधर किम कंक्लूड करता है कि मिंजू ने उनके साथ 1 हफ्ते काम किया और वो सोचता है कि शायद वो जल्दी सीखती है और अब एक बंदे के वर्कलोड को पूरी तरह समझ गई है, कम से कम अभी के लिए। जब वो अलविदा बोलते हैं सो येन सैड हो जाती है कि उसकी टीममेट अब नहीं रहेगी और मजू से बोलती है कि कभी कभी हेलो बोलने आया करे। ये देख के प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि 1 हफ्ते में ये लोग कितने क्लोज हो गए। सब उसके जाने से सैड थे, सिवाय उसके, क्योंकि उसने ही मिंजू से कहा था कि अब काम ना करे।
जब किम ने उससे कहा कि अब उनके साथ काम न करे, मिंजू काफ़ी शॉक हो गई थी, लेकिन उसे जल्दी समझ आ गया क्यों। क्योंकि इसका मतलब था कि किम ने उसके ट्रेनिंग के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो उसने मजू के लिए एक डंजन अटैक शेड्यूल बनाया, ये मान के कि अगर मुझू उसके गाइडेंस फॉलो करती है तो वो आधे साल में ए रैंक तक पहुंच सकती है। और चूंकि वो खुद अपनी पिछली जिंदगी जैसा नहीं बन सकता, वो मजू को बेस्ट हंटर बनाने का प्लान बनाता है और उसे एसोसिएशन के साथ नेगोशिएट करने के टूल के रूप में यूज करेगा। वापस आने के बाद भी प्रोटैगनिस्ट अपने सेल्फिश ख्यालों को छोड़ता नहीं और लोगों को बस टूल्स के रूप में देखता है, लेकिन सब उसके जैसा नहीं होते, क्योंकि इसके उलट मजू उसे अपना मेंटर मानती है और उससे सब कुछ सीखने के लिए शुक्रिया बोलती है। वो कहती है कि अगर उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो कभी भी कॉल करके हेल्प मांग सकता है। खैर, मजू क्लीनिंग टीम छोड़ देती है और एक दिन के अंदर ही वैंडलिज्म शुरू हो जाता है। उनका बॉस हेडक्वार्टर्स जाता है सिचुएशन सॉल्व करने, लेकिन बात और बिगड़ जाती है क्योंकि ट्रबल मेकर्स उसका मजाक उड़ाते हैं और वैंडलिज्म को और बढ़ा देते हैं। पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट को एग्जैक्ट पता था कि कल्प्रिट्स कौन है, और जैसे ही वो उन्हें मिलता है पहले वाले को सीधा मुंह पे एक क्लीन पंच मार देता है। दूसरा रिएक्ट करे उससे पहले वो भी टारगेट बन जाता है। एक हंटर होने के नाते वो अपने स्किल से डिफेंड करने की कोशिश करता है, सोचता है कि एक जेनिटर तो फाइट नहीं कर सकता, लेकिन प्रोटैगनिस्ट आसानी से डॉज कर देता है। फिर वो ठग बोलता है कि जेनिटर को हंटर से पंगा नहीं लेना चाहिए और आज उसका अंत होगा। जवाब में किम एक और क्लीन पंच देता है। दोनों को बिना अपनी एबिलिटीज यूज किए डिसेबल करने के बाद किम बोलता है कि ये स्टूपिड चीजें करने और बाद में हंसने में बड़ा मजा आया होगा, लेकिन अब ये खत्म। ये भी कहता है कि डंजन्स के बाहर एबिलिटीज यूज करना प्रोहिबिटेड है और एक हंटर होने के नाते उसे ये पता होना चाहिए। ठग बोलता है कि जेनिटर इतनी आसानी से नहीं छूटेगा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बात काटने की, और एक और पंच मार देता है। कहता है कि ये ठग इतना डरपोक है कि हंटर बनने के लायक नहीं। वो ये भी बोलता है कि अब से वो कोई भी डंजन साफ नहीं करेगा जो ये या इसका दोस्त क्लियर करेगा, और इनके किए सब कुछ ऑनलाइन और ट्रेडिशनल मीडिया में स्प्रेड करेगा। ठग बोलता है कि एसोसिएशन ऐसा होने नहीं देगा और वो पक्का हंटर्स का साथ देंगे, एक जेनिटर का नहीं। लेकिन किम बोलता है कि एसोसिएशन अब इन्हें कवर नहीं करेगी क्योंकि ये बस एक छोटा फ्राई है जो अभी शुरू हुआ है। लेकिन वो कहता है कि अगर ये अपनी जॉब रखना चाहता है तो क्लीनिंग टीम के पास जाकर सबके लिए माफी मांगे। रुकी को ये सजेशन पसंद नहीं आता, तो किम बोलता है कि दूसरा ऑप्शन है अपना बैज उतार के उससे डंजन में फेस करना। इसी बीच सुयांग आता है और पूछता है कि ये सब हंगामा क्या है। किम सोचता है कि पार्क ने कहा था सुयांग बिजनेस ट्रिप पे है और अगर अब उसे पकड़ लिया तो बात कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। लेकिन सुयांग प्रोटैगनिस्ट को पोलाइटली ग्रीट करता है और पूछता है कि क्या बजट इंक्रीज काफी नहीं था। सुयांग के अचानक बिहेवियर चेंज देखकर प्रोटैगनिस्ट बस बोलता है ये रुकीज डंजन्स में मेस कर रहे थे, और डिटेल में बताता है क्या हुआ। रुकी क्लेम करता है कि ये सब झूठ है और प्रोटैगनिस्ट पे हंटर के खिलाफ अननेसेसरी वायलेंस का इल्जाम लगाता है, लेकिन इस बार बॉस खुद उसे मार देता है। और सू यांग पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि वो किसके खिलाफ इल्जाम लगा रहा है। सू यांग किम के पास जाता है और सिचुएशन के लिए प्रॉपर्ली सॉरी बोलता है। किम को समझ नहीं आता कि उसे इतनी इज्जत क्यों मिल रही है, लेकिन वो अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता है और सू यांग से बोलता है कि अपने लड़कों को कंट्रोल में रखे। फिर वो एग्जिट की तरफ जाता है, लेकिन उससे पहले बोलता है कि बेहतर होगा अगर ये लड़के दोबारा उसके सामने ना आए। सिचुएशन रिजॉल्व होने के बाद किम सोचता है कि सू यांग के बिहेवियर में ये चेंज क्यों आया, और मजू से पूछता है कि क्या उसे कोई आइडिया है। वो कहती है कि उसने एक हफ्ते की छुट्टी ली थी और उसे कुछ अनयूजुअल याद नहीं, लेकिन ऐड करती है कि ये पैथेटिक रैंक रुकीज को और ट्रबल नहीं करना चाहिए। किम बोलता है कि फिर भी उन्होंने प्रॉपर्ली माफी मांगी और उसने उन्हें सीरियस डांट दिया तो शायद ये दोबारा नहीं होगा। मजू बोलती है कि चाहे वो चाहें भी अब वो ट्रबल मेकर्स नहीं बन सकते क्योंकि दोनों को फायर कर दिया गया। ये सुन के प्रोटैगनिस्ट को हैरानी होती है। किम सोचता है कि क्या इसलिए क्योंकि उसने कहा था कि वो उन्हें दोबारा अपने सामने नहीं देखना चाहता, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। आखिर वो तो बस एक जेनिटर है। ये बात और सू यांग का इतना पोलाइट होना प्रोटैगनिस्ट को और भी कंफ्यूज कर देता है। जैसे कि ये सब काफी नहीं था, अगले दिन जब वो काम पे जाता है, डंजन से निकलने वाले हंटर्स उनके आने का वेट करते हैं सिर्फ क्लीनिंग टीम का शुक्रिया अदा करने के लिए। पूरा ग्रुप कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना काम जारी रखते हैं। हंटर्स की ये तारीफ कई दिनों तक चलती है। बस इतना ही नहीं, वो डंजन के अंदर क्लीनअप में हेल्प भी करने लगते हैं। वो बॉडीज को बिखरा छोड़ने के बजाय एक जगह पाइल अप करने लगते हैं। यह बात टीम को पसंद आती है और पार्क बोलता है कि उनका काम फाइनली रिकॉग्नाइज हो रहा है। लेकिन वो बाकी लोगों को बोलता है कि इस पे घमंड ना करें और बस अपना काम पहले की तरह करते रहें। साथ ही किम को भी क्रेडिट देता है। सो यियन बोलती है कि उसे खुशी है कि किम टीम का हिस्सा है, लेकिन उसे कोई टेंशन है। प्रोटैगनिस्ट को उसकी चिंता की वजह समझ नहीं आती जब तक सो यियन नहीं बोलती कि किम क्लीनिंग टीम की वजह से ट्रबल में आ सकता है क्योंकि उन पे नजर रखी जा रही है और कोई हंटर उसे टारगेट कर सकता है। किम बोलता है कि तभी होगा जब कोई गुस्सा हो या ऐसी कोई बात हो, और वैसे भी वो उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। सो यियन एग्री करती है और बोलती है कि ऐसा नहीं है कि किम ने कुछ गलत किया हो या ऐसा कुछ। तब तक हान बात में घुस जाता है और बोलता है कि किम ने बजट इंक्रीज मांगा, कुछ हंटर्स के ऊपर से गया और अब ऑपरेशंस टीम उन्हें वॉच कर रही है। फिर वो कहता है कि शायद किम ही सबके पीछे है क्योंकि लगता है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हायर अप्स भी उसे ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करते। प्रोटैगनिस्ट काफी हैरान हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हंसने लगता है और हान से बोलता है कि मजाक बंद करे और काम पे वापस जाए। सीन सू योंग पे कट होता है और दिखता है कि वो कई रातों से सोया नहीं है। उसका एक कलीग लिम डोंगबिन, जो ऑपरेशंस टीम 2 का लीडर है, पूछता है कि क्या वो सच में क्लीनिंग टीम पे नजर रखे हुए है।
वो कहता है कि ऑपरेशंस टीम 1 को जेनेटर्स को वॉच करने का काम दिया गया है और उसे ये बहुत अजीब लगता है। सू यांग बोलता है कि उसके कलीग को कुछ नहीं पता और वो बस अपना मुंह बंद रखे और दूसरों के काम में टांग न अड़ाए। डोंगबिन चुप हो जाता है, लेकिन उससे पहले पूछता है कि क्या प्रेसिडेंट को इसके बारे में पता है, क्योंकि कुछ अफवाहें चल रही हैं। वो ये भी बोलता है कि कभी कभी बेस्ट चीज़ कुछ ना करना होता है, क्योंकि इसी तरह कुछ लोग एसोसिएशन में बेहतर पोजीशंस पाते हैं। सू योंग का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो बोलता है कि अगर उसका कलीग बोलना खत्म कर चुका है तो जा सकता है, लेकिन इसके बजाय लिम डोंगबिन बोलता है कि वो सब हैंडल कर सकता है अगर सू योंग चाहे, और कहता है कि जो जेनिटर लाइन से बाहर जा रहा है उसे जवाबदेह करना होगा और वो उसके कलीग की जगह बॉस का रोल प्ले कर सकता है। सू योंग पूछता है कि वो क्या करने वाला है। डोंगबिन बोलता है कि कुछ एक्सट्रीम नहीं, बस जो करना जरूरी है, और इतनी बड़ी गलती को प्रेसिडेंट भी कवर नहीं कर सकता। इस पे सू यांग पूछता है कि क्लीनिंग टीम ने क्या गलत किया। डोंगबिन जवाब देता है कि अभी तक कुछ नहीं। तो सू यांग सोचता है कि ये पागल कलीग क्या प्लान कर रहा है। डोंगबिन पूछता है कि क्या योंग जिंदगी भर क्लीनिंग टीम की बेबी सिटिंग करेगा, क्योंकि ऑपरेशंस टीम 1 के लीडर के रूप में ये ठीक नहीं। फिर सू योंग पूछता है कि उसका कलीग क्या चाहता है और डोंगबिन बोलता है कि वो जल्दी सीखता है। डोंगबिन कहता है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि अगले हफ्ते योंग की टीम को योंग डिंगपो में एक बड़ा मल्टीपल डंजन का जॉब है। सू योंग जानता है कि मल्टीपल डंजन तब होता है जब पहले डंजन के बॉस को हराने के तुरंत बाद दूसरा डंजन खुल जाता है। ये लोग यूजुअली रेगुलर रैंक के होते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि जब तक सारे बॉसेस खत्म नहीं हो जाते कोई निकल नहीं सकता, तो तैयारी में 1 महीना लग जाता है। इतना बड़ा काम है कि ऑपरेशनल प्लान बनाने में ही इतना टाइम लगता है, पर डोंगबिन बोलता है कि वो संभाल लेगा। सू योंग पूछता है कि क्या ये उसके लिए ज्यादा नहीं होगा। उसका कॉलीग बोलता है, चिल कर, डायरेक्टर ने ऑलरेडी परमिशन दे दी है तो बात पक्की है। डोंगबिन वैसा लीडर है जो दूसरों का काम चुरा के सारा क्रेडिट खुद ले लेता है, पर सू योंग को पता है कि क्लीनिंग टीम को वो हाथ नहीं लगा सकता, और उसको लगता है कि कोई ना कोई तो ये काम करेगा ही उसकी जगह। सोचता है कि अगर ये अपॉर्चुनिस्ट क्लीनिंग टीम का चार्ज ले लेगा तो एक हेडेक कम हो जाएगा, तो वो प्लान से एग्री कर लेता है, पर बोलता है कि उसके साइड से कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। डोंगबिन मान जाता है और बोलता है कि उसने सुना है सू योंग के टीम में एक राइजिंग स्टार है, किम एमजू, तो मिशन के बाद वो उसको अपनी टीम में चाहता है। इससे सू योंग को उसकी असली नीयत समझ आती है, पर वो बोलता है कि अगर उसको एमजू चाहिए तो उसको डायरेक्टली मिंजू से बात करनी होगी।